और तो आपने जो किया है वो उससे बहुत लेवल डाउन था। हाँ हाँ, बढ़िया बात है ना, तो खुश होने वाली चीज है। हाँ भाई। डी ब्रोगली की चर्चा वैसे मैंने लेक्चर 1 में भी थोड़ी थोड़ी करी थी, पर वो यूट्यूब से कट गया था वो वाला पार्ट, तो जो बच्चे ने बाद में एडमिशन लिया उनको नहीं चमका होगा। तो अभी देखो क्या था। तुमको ये पता है ना कि डुअल नेचर होती है लाइट, 1000 बार बोल चुका हूं मैं। लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है, और इससे भी पहले बहुत कंट्रोवर्सी थी, फिर धीरे धीरे पता चला कि ये डुअल नेचर मानना पड़ेगा, आइंस्टाइन ने बताया था। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो मैंने पूरी कहानी गाई थी, वो एक तरह से देखा जाए तो मेजर पार्ट किसने बताया था उसका, आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है ना। फिर अपन को पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए था। मतलब अपन को ये तो पता चल गया कि जो वेव है वो लाइट भी है और पार्टिकल भी है, पर अपन को समस्या क्या थी कि अब इसको स्टडी कैसे करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करेंगे। तो उसके लिए डी ब्रोगली लेके आया था एक फॉर्मूला। उसने क्या बोला कि जो लेमडा होती है वेवलेंथ, माइक म्यूट रख भाई जिसका भी माइक चालू है। हाँ? तो उसने क्या बोला डी ब्रोगली ने कि जो लेमडा होती है, लेमडा ये किसके बराबर होती है, एच बाई पी के। पी क्या था, मोमेंटम। पी क्या था, मोमेंटम। पर जो डी ब्रोगली लेके कैसे आया था इस इक्वेशन को, दो इक्वेशन उसने यूज करी। क्या, एक तो आइंस्टाइन की इक्वेशन, एक बहुत फेमस सी आइंस्टाइन की इक्वेशन, तुमने बहुत सारों की टी शर्ट पे भी देखी होगी, ये E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। पढ़ी क्या इक्वेशन तुमने? केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। बाकी इसमें इसमें क्या बोला जाता है कि अपन ऐसे बोलते हैं कि जब कोई पार्टिकल स्पीड से चलता है, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा सुना है ना तुमने, बच्चे हर किसी ने सुना होगा। तो एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित करते हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बोलते हैं कि जब मास किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा चलना शुरू कर देता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझे क्या मैंने क्या बोला, कि मास से भी एनर्जी बनाई जा सकती है। किसने बताया, आइंस्टाइन ने। और ये इक्वेशन वही बताती है कि जो एनर्जी है वो किस पे भी डिपेंड कर रही है, मास पे भी। तो मास इंटू सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है यहां पे। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सही है। और इसी इक्वेशन का यूज करके वो लेके आया था क्या, लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। इसको मास इंटू वेलोसिटी भी बोल सकते हो तुम लोग। क्लियर है। मोमेंटम की थोड़ी थोड़ी चर्चा लास्ट क्लास में भी अपन ने करी थी। क्लियर है। इसका डेरिवेशन भी कर सकता हूं चाहो तो, पर कोई तर्क नहीं है, आता वाता नहीं है ना। तो और ये डी ब्रोगली ने लाके दिया कौन से, तो डी ब्रोगली क्या बोलता है कि इस लेमडा को नाम दो डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जब भी तुमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है तो एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, ये वाली लेमडा निकालने को बोल रहा है, मतलब पार्टिकल के लिए लेमडा। अब इससे तुम एक और चीज समझोगे, तुमने क्या बोला, ये जो डिफाइंड होता है किसके लिए होता है, पार्टिकल के लिए। मास इंटू वेलोसिटी पार्टिकल के लिए डिसाइड होता है, और लेमडा किसके लिए डिसाइड होता है, वेव के लिए। जो वेव चलती है तो वेव के लिए लेमडा डिसाइड होता है। लेमडा भी मैंने थोड़ा बहुत शायद तुमको पहले बता रखा है ना। तो इसने क्या करा कि वेव का नेचर प्लस पार्टिकल का नेचर रिलेट कर दिया इनडायरेक्टली, है क्या नहीं है। तो डी ब्रोगली ऐसे बोलता है कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल किसी स्पीड से चल रहा होता है तो वो वेव की तरह भी चलता है। वो जो पर्टिकुलर स्पीड जब पार कर लेता है वो तो एक तरह से वेव की तरह भी चलता है। तो जो उस पार्टिकल की वेव होगी वो कैसे निकालेंगे अपन, ऐसे। तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, काइनेमेटिक्स के जितना भी अपन ने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे अपन, मैंने पार्टिकल को फेंका, यहां पे जाके बोल देगा इस पॉइंट पर जब टी की वैल्यू 2 सेकंड हो रही हो तब मेरे को डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। तो कैसे निकालोगे तुम, तुमको t इज इक्वल्स टू, जब टाइम की वैल्यू t हो रही होगी तो तुमको क्या निकालनी है, बस उसकी वेलोसिटी। पार्टिकल मास का दे रखा होगा, पार्टिकल का मास दे रखा होगा, वेलोसिटी तुम टी टाइम पे निकाल लोगे। बहुत क्वेश्चन किए अपन ने ऐसे, है ना। प्रोजेक्टाइल में टी टाइम पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सर्कुलर के भी आते हैं, सर्कुलर पढ़ाया नहीं है तो वहां पे भी नहीं जाऊंगा। तो बस वहां वेलोसिटी निकालनी है, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी। तो h तो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू होती है वो भी लास्ट क्लास में बता दी थी मैंने, इनटू मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वेलोसिटी तुम निकाल लोगे, इससे डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। तो कुल मिला के डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेमेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, पूरे मैकेनिक्स में कभी भी पूछी जा सकती है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, जिसमें भी मास और वेलोसिटी है पार्टिकल की, वहां सब जगह अपन क्या निकाल सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिख भी रहा होगा फॉर्मूले से तुमको, h तो कांस्टेंट है, मास इनटू वेलोसिटी। कुल मिलाकर जहां जहां पे तुम मोमेंटम निकाल सकते हो उन सारी जगह पे तुम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो क्या मेरी बात, सब एग्री कर रहे हो। क्योंकि h बाई पी तो करना है, आप p निकाल सकते हो तो तुम लेमडा भी निकाल सकते हो, है कि नहीं है बात, सही है ना। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़े थोड़े बहुत सारे तरीकों से अरेंज किया जाता है, तो वो करके देख लेते हैं कि लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई पी। और काइनेटिक एनर्जी यूज करते के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपन को पता है सर, हाफ m v स्क्वायर। सही है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका यूज कर कर एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है, कैसे कि मोमेंटम को रिप्लेस करो काइनेटिक एनर्जी से। कैसे कर सकता हूं, मेरे को पता है कि मास इंटू वेलोसिटी, ये तो मेरा p है, तो इसको थोड़ा सा देखेगा तो हाफ इंटू मोमेंटम, m से ऊपर नीचे इंटू कर दे चाहे तो m का स्क्वायर, तो मतलब p का स्क्वायर अपॉन m।
ऐसे, ये किसके बराबर है, के उधर मल्टीप्लाई कर दे इसको तो पी स्क्वायर जो निकल के आएगा किसके बराबर आ जाएगा 2km के बराबर, रूट लगा दे तो पी निकल के आ जाएगा कितना √2km, इसको इसमें पुट कर देगा तो निकल के आ जाएगा लेमडा की वैल्यू एक और क्या P/2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास का रूट, ऐसे भी तुम लेमडा निकाल सकते हो, सही है ना। के क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्लियर सबको, वो एच होगा ना क्या बोल रहा है भाई, जगह वो एच होगा ना पी की जगह, पी की जगह वो जो आपने पी रखा है उसकी जगह तो शायद एच होगा। ए क्यों होगा, ए क्यों होगा, लैम्डा इक्वल टू ए, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, बोला ना मैंने, फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, P के जगह H होगा, वो आपके राइट में थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे एच होगा, हाँ भैया मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा यहाँ पे एच होगा, जल्दबाजी में लिख दिया होगा, चमका क्या सबको, मैंने जो लिखा है यहाँ पे के क्या है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी है, के क्या है काइनेटिक एनर्जी। तुमको बताओ तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी एक और तरीके से निकाल दी अपन ने, क्या पोटेंशियल इनटू चार्ज, ईवी लिखते थे अपन, ई इंटू वी, इसको भी काइनेटिक एनर्जी बोल रहा था ना मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, वी क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने जब ये ड्राइव किया था तो मैंने ये बोला था कि एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो कैसे लिख सकते हैं अपन, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल भी क्या होती है, एनर्जी होती है, सही बात है, चार्ज इंटू पोटेंशियल भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो मैं इसको अगर काइनेटिक एनर्जी को इससे रिप्लेस कर दूं इस वाली चीज से, तो इसको थोड़ा सा और सजाया जा सकता है कि H/2m और Q इंटू वी का रूट, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं तो ये मतलब मैक्सिमम टीचर बोलते हैं इसको याद कर लो इन दोनों फॉर्मूलों को, पर मेरे को ऐसा लगता है कि याद करने की जरूरत नहीं, तुमको ये पता होना चाहिए बस कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल भी लिखा जा सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भरमार तरीके से पढ़ाऊंगा, बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इसके, तो उस टाइम पे जाके तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये बहुत लल्लू सी चीज है, ठीक है ना। तो तुमको कुल मिला के एक ही फॉर्मूला काम का है यहाँ पे, ये वाला। अब इसमें तुमको बस मोमेंटम निकालना होगा, मोमेंटम निकालने में ही पीएचडी करनी कुल मिला के तुमको। काइनेटिक एनर्जी दे रखी तो मोमेंटम कैसे निकालेगा, है क्या नहीं है, वो तेरे को निकालना आना चाहिए। उसके बाद तेरे को अगर चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो तेरे को चार्ज इंटू पोटेंशियल करूंगा तो एनर्जी आ जाएगी, फिर उसका यूज करके वापस तू मोमेंटम निकाल लेगा। तो कुल मिला के मोमेंटम निकालना आना चाहिए, बाकी लेमडा काम हो जाता है यहाँ पे खत्म। क्लियर है सबको, क्लियर है, बढ़िया। किसकी निकाल रहे हैं अपन ये लेमडा, पार्टिकल की। किसकी निकाल रहे हैं, पार्टिकल की। जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की उतनी कम उसकी लेमडा होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, थोड़ा सा इसको और कॉन्सेप्चुअल समझते इससे। मेरे को पता चला लेमडा इज इक्वल टू H/P, P को लिखता हूं मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे ध्यान देगा कि अगर पार्टिकल है और उसका मास फिक्स्ड है, पार्टिकल है जिसका मास फिक्स्ड है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/v के, है ना। अगर मास कांस्टेंट है और h तो ऑलरेडी कांस्टेंट था ही, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल है ये, 1/v के। तो मैं ऐसे बोलूंगा अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा, जैसे जैसे दो पार्टिकल है, मतलब एक बहुत तेज चल रहा है और एक स्लो चल रहा है इसकी तुलना में, मतलब ये जा रहा है मान लो 100 मीटर पर सेकंड से, वैसे ऑलरेडी बहुत कम स्पीड है पर बस समझने के लिए, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो मेरे से बोले किसकी लेमडा छोटी होगी किसकी लेमडा बड़ी होगी, तो कैसे बताओगे तुम। मेरे को ये समझ में आता है कि 100 से जा रहा है तो उसकी लेमडा छोटी होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होता है लेमडा। तो ये चमकता है ना तुमको, जो जितना पार्टिकल जितना फास्ट जा रहा होगा उसकी लेमडा उतनी छोटी होगी। सही है क्या बात, क्लियर। यो अपना माइक म्यूट कर भाई। फंडा क्लियर है ना, क्वेश्चन कराऊंगा मैं बहुत सारे, पर मैं चाह रहा हूं कि पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे एकदम से, है ना। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेते, ये वही चीज है जो मैंने अभी बताई तुमको। एक्चुअल में इसमें तुम अब सबकी वैल्यू डाल दोगे। जब मैं यहां पे लेमडा लिख रहा था तो यहां पे h की वैल्यू, अब यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर अपन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहे, ये जनरल केस है जो अभी तक मैंने बताया, कोई सा भी मास हो सकता है, कोई सी भी वेलोसिटी हो सकती है। पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे को क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है, h की वैल्यू फिक्स है, सारी वैल्यूज डाल दूंगा तो ये लेमडा निकल के आएगी नैनोमीटर में, 1.5/v। v क्या है, पोटेंशियल। ये v क्या है भाई साहब, यहां पे पोटेंशियल है। कोई दिक्कत है क्या इसमें फॉर्मूले में, तुम बोलो तो मैं वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं, कोई लोड नहीं है मेरे को इसमें, है ना। पर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। करा क्या अपन ने कुल मिला के, जब मैंने ऐसे बोला, जब मैंने एक ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा लिखा था कि H/2
m और पोटेंशियल क्या था EV। चार्ज क्या है वहां पे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली चीज, ये जो लिखा हुआ है ये किसके लिए है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है अपन को, तो मैंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दी, और ये पोटेंशियल है जो कि अननोन है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है तो, है ना। यहां पे E फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, H फिक्स है, इन सबकी वैल्यू डाल दोगे तो क्या निकल के आएगा 1.5 अपॉन V। V क्या है, पोटेंशियल, इसका रूट ये किसके बराबर है, लेमडा के। लेमडा किसमें होना चाहिए, नैनोमीटर में। एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन आया जेईई में, जनरली पूछता है, 2013 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस वजह से बता दिया बस। बाकी अगर मैं ये नहीं बताता, जब भी तुमको लेमडा निकालना आना चाहिए था, क्या ही लोड था, वैल्यू तो डालनी थी, H की वैल्यू डालनी थी, M की वैल्यू डालनी थी, और E की वैल्यू डालनी थी। इसके लिए तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये वैसे पेपर में लिखा हुआ आएगा, जब भी ऐसी गंदी सी टर्म तुमको याद रखने की जरूरत पड़ती होगी, जैसे H वगैरह, तुम सोचते होंगे सर H तो पता ही नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड पेपर होते हैं जेईई एडवांस, जेईई मेन, उनमें H की वैल्यू मेंशन होती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहां तक एकदम अलर्ट रहना है, थोड़ा सा लेक्चर थ्योरेटिकल है, मैं कोशिश करूंगा कि इंगेजिंग बन के चले चीजें आगे। अब बात करते हैं अपन एटम की। मेरे ख्याल से एटम सबने बचपन में पढ़ लिया होगा, पहले एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर इसके बाद ये डिराइव कैसे हुआ, एटम की खोज हुई कैसे, तो उस सारी थ्योरी पे बात करेंगे, उसके बाद बोर्स मॉडल आएगा, है ना। आज का लेक्चर डेडिकेटेड इसी पे है। तो एटम की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इसमें, सबको पता है ना ये चीजें। एटम क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है एक तो, और इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ही चीजें होती है एटम के अंदर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें होती है, क्या होता है, दो चीजें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सही बात है। जितनी भी संसार में जो भी चीजें, ये स्क्रीन, ये माइक वगैरह, सब एटम से मिलकर ही बने हुए हैं, ये पता है ना सबको फंडा, सब चीजें एटम से मिलकर बनी हुई होती है, बिल्कुल सही बात है। एटम होता क्या है, एक न्यूक्लियस होता है उसमें सर, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कौन सा एटम है ना, मॉलिक्यूल टू एटम टू एटम डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कार्बन के पास अलग है, नाइट्रोजन के पास अलग है, हीलियम के पास अलग है, हाइड्रोजन के पास अलग है ना, सब में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो आयनाइज हो जाता है, वो +1 +-1, इसलिए तो 10th में वैलेंसी बैलेंस करना सीखा होगा तुमने, वो वाली कहानी है पूरी यहाँ पे। तो मेरे को पता है कि एक तो न्यूट्रॉन होता है सर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, जल्दी जल्दी बताता हूं क्योंकि चीजें तुमको पता होगी। इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है ना। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, चमकता है तुमको इतना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो एटम होता है स्टेबल होता है, अगर उसमें चार्ज आ गया तो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए कुछ रिएक्शंस वगैरह देखते हैं तो अगर एल्यूमिनियम प्लस है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है वो एयर से रिएक्ट करके, तो अनस्टेबल था जब भी तो उसने रिएक्ट किया किसी से। हीलियम में इनर्ट गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करती किसी से भी क्योंकि वो बैलेंस्ड है, सही है ना। तो जब अनस्टेबल होता है एटम तब वो रिएक्ट करके स्टेबल होना चाहता है कुल मिला के। तो जो नेचर में पाई जाती है तो स्टेबल चीजें पाई जाती है ना जनरली, अनस्टेबल तो अपन बनाते हैं उसको कुछ रिएक्शन वगैरह करा के रुके, है कि नहीं है। तो एक जो एटम है वो स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए। क्लियर बात। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए। कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जितना सिलेबस में उतना बता रहा हूं, है ना। और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर। एक और चीज जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत चिन्होना सा होता है, बहुत चिन्होना सा। तुम देखोगे तो जो एटम की साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है इसकी कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि पूरे एटम का तुमको ये तो पता है 10⁻10 बड़ा होता है 10⁻15 से, पता है ना भाई लोग। हाँ, तो मेरे को ये बताइए जो एटम है उसका बहुत छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही सारा वेट माना जाता है कि जितना भी वजन हो किसमें होगा, न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत छोटा सा होता है पूरे एटम की तुलना में। तो अपन क्या मान के चलते हैं कि जितना भी मास होगा एटम के अंदर वो उसके सेंटर पे होगा, और वो क्या होगा, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको अपन। क्लियर बात। मुंडी हिलाते रहो भाई, तुम रिएक्ट करोगे तो मेरे को पता चलेगा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पे मैंने चीजें लिखी भी है सारी की सारी कि कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कोई लोड नहीं है। वेरी स्मॉल इन साइज, जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा सा होता है ना, सेंटर पे होता है वो। कंटेन ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम, एटम का लगभग सारा मास कहां पे कंसोलिडेट होता है, न्यूक्लियस पर। क्लियर जनता, सबको फंडा क्लियर है यहां तक। चलो उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कोई लोड नहीं है, रिवॉल्व करता है, ये घूमता रहता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि प्लस है और एक माइनस है।
तो प्लस माइनस को एक्चुअल में से अट्रैक्ट करना चाहिए, तो पर एक घूमता रहता है, तो इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा तुमने, सर्कुलर मोशन जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो एक फोर्स जो अपन को, मैं एक रस्सी का पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहा हूं, तो वो पत्थर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो घूमता कैसे, रस्सी जो है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इस वजह से वो उस रस्सी को तान के रखता है, वरना वो ऐसे करके गिर जाना चाहिए ना पत्थर, पर नहीं गिरता, घुमाने पर नहीं गिरता। ऐसे बिना घुमाए रखूंगा तो हमेशा लटका हुआ रहेगा वो, पर जब मैं उसको घुमा रहा हूं तो रस्सी एकदम टाइट है। क्यों? क्योंकि उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक फोर्स वो जो रस्सी की वजह से अंदर की तरफ खींच रहा होगा, और एक फोर्स कौन सा, जो बाहर उसको धकेल रहा होगा, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में और ज्यादा पीएचडी करेंगे इस चीज में। उसके बाद एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा भी आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, पर अभी समझ लो कि एनर्जी लेवल स्टेबल होते हैं इसके, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर एटम संसार में मौजूद है तो स्टेबल है, जब भी तो मौजूद है, अदरवाइज वो रिएक्ट कर जाता किसी ना किसी चीज से। अरे समझ में आ रहा है ना मुंडी लो यार, है ना? तो स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में होते हैं, मतलब मैंने हिंदी में जानबूझ के लिखा है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअल में इसको ऑर्बिट बोल सकता हूं। ऑर्बिट समझते हो क्या तुम? ये सैटेलाइट है तो एक ऑर्बिट में घूमती है, तो एक ऐसा पाथ होता है, इमेजिनरी पाथ, जिसमें वो स्टेबल है, मतलब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है, तो वो गोल गोल घूम सकती है। अगर वो ऑर्बिट छोड़ेगी तो या तो वो स्केप कर जाएगी, उस सराउंडिंग से बाहर निकल जाएगी, या फिर आके न्यूक्लियस में घुस जाएगी। तो ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो, बराबर हो, मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए रेडियल डायरेक्शन में। अरे सही है ना? तब जाके स्टेबल होता है। तो ऑर्बिट में घूमते हैं ये, क्लियर है? तो ये क्या बोलता है कि जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट में घूम रहा होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, उसमें उसकी एनर्जी क्या रहती है, वो लूज नहीं करता एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता उस जगह पे, ठीक है? और फिक्स्ड ऑर्बिट है सारे के सारे ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड है। मतलब मैं बोलूंगा एक ऑर्बिट यहां पर है, एक ऑर्बिट थोड़ा दूर है, तो इसकी एनर्जी अलग होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी, क्योंकि एक्चुअल में जब एनर्जी का फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। तो जो रेडियस होती है उसमें डिपेंड करता है कितना फोर्स लगेगा, कितना कम फोर्स लगेगा। बस डाइजेस्ट करते जाओ, चीजों को करते जाओ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तो थोड़ा मत जाएगा। जहां पे क्वेश्चन आने होंगे वहां पे मैं वैसे क्वेश्चन करा दूंगा कि तुमसे ऐसे नहीं होगी तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हो। अब तुम ये देखोगे ना कि जो एटम का साइज है वो बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत चिनूना सा है, तो एक्चुअली जो बाकी जो स्पेस बचा, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस, इसके बीच में मैक्सिमम पार्ट तो ये वाला है, और ये क्या है, खाली है, एम्प्टी है ना? तो खाली पार्ट होता है। एक एटम में बहुत सारा पार्ट तो क्या होता है, खाली होता है, एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है सेंटर पे जिसमें पूरा वेट होता है, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर कहीं गोल गोल घूम रहे होते हैं, क्लियर है? तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, क्लियर? कैसे पता चला ये सब भी बताऊंगा, पर अभी बस तुमको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। यहां जो लिखा है ये रियलिटी है। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, तो कुछ चीजें उन्होंने गलत बताई, फिर टाइम के साथ सही हुआ, फिर एकदम एक्यूरेट ये वाला पार्ट है। तो घूम फिर के यहां आना, पर मैं रिवर्स पढ़ाता हूं ताकि तुमको पहले सही चीज पता हो, फिर तुम गलत चीज पढ़ो, ताकि तुमको बता रही कि इसने ये ड्रॉबैक था, इसने ये गलत बताया था और सही चीज तो वो थी, इसलिए पहले जो बता रहा हूं सारी सही चीजें, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ये, जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर, क्लियर भाई लोग? शाबाश। ए को क्या बोलते हैं अपन, मास नंबर बोलते हैं। ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तुम तो क्या निकल जाएगा, मास नंबर, क्योंकि मैंने अभी बोला कि न्यूक्लियस में क्या है, टोटल मास है, और न्यूक्लियस में क्या चाहिए थी, दो चीजें थी, एक थी प्रोटॉन, एक था न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दूंगा तो टोटल मास निकल के आ जाएगा। सही बात है ना? अरे मुंडी लाओ, मैंने क्या बोला, टोटल मास कहां पर है भाई साहब, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में क्या चीजें सर, दो चीजें, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास जोड़ दूंगा तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना? अपन को मास वगैरह निकाले नहीं, बस फील के लिए बता रहा हूं। अगर मेरे को सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना हो, तो ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, तो अगर मेरे को न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मेरे को ये पता है कि टोटल मास में से मैं क्या माइनस कर दूं, टोटल मास में से मैं नंबर ऑफ ये प्रोटॉन माइनस कर दूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास निकल के, तुम लोग बताओ क्या निकल के आएगा, न्यूट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे, शाबाश। अब शुरू करते हैं चैप्टर जो तुम्हारे काम का है। बहुत ये सब चीजें पढ़ पा रहे हो क्या तुम, जो मैंने यहां लिखी हुई है बोर्ड पे? नहीं पढ़ पा रहे, है ना? पढ़ना भी नहीं है, ये पीपीटी मिलके आएगी तब समझ में आना है। देखो, सबसे पहले संसार में ये पता चला कि एटम नामक कोई चीज तो है ना? सबसे पहले साइंटिस्ट को क्या पता चला कि एटम नामक कोई चीज तो है, उसमें इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ कुछ तो रहता है। तो उस टाइम पे ना तो एटम की खोज हुई थी ना इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। फिर क्या हुआ, जे थॉमसन आए, थॉमसन ने ऐसे बोला कि ठीक है भाई,
उन्होंने पहली बार मॉडल दिया एटम का। उन्होंने क्या बोला कि जो कद्दू कद्दू क्या तरबूज जैसा कुछ है, या केक पुडिंग मॉडल भी उसको बोलते हैं, कि उसमें क्या होता है कि पूरा स्फीयर जो है, पूरी जो फुटबॉल है वो काई से भरी हुई है, पॉजिटिव चार्ज से। वो पूरी फुटबॉल, उसके अंदर भी मास है, मतलब सॉलिड फुटबॉल है, वो पूरी पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जैसे कद्दू तरबूज में बीज होते हैं। ठीक है ना, तरबूज खाया है ना सबने, तो तरबूज जैसे फुटबॉल जैसा मान लो, वो अंडाकार होता है, पर अपन को मानना है फुटबॉल जैसा तरबूज है, और तरबूज के अंदर जहां जहां पे उसके बीज है वहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन ने बोला कि ऐसा एटम होता होगा। सबसे पहले उसने थ्योरी दी कि ऐसा एटम होता है भाई साहब, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पूरा स्फीयर जो है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें बीच बीच में इनबिल्ड है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो उसने बोला पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, और भाई साहब ये स्टेबल भी है, ये उसने बोला था। ठीक है ना, फिर उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने बोला कि यार चलो ठीक है, तो रदरफोर्ड क्या, अल्फा पार्टिकल की बहुत बढ़िया खोज करी थी उसने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, वैसे तो सच बात, पहली बार इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट किसने लाके दिया था अपन को, जे थॉमसन ने। ठीक, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने बोला कि चलो ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल किंग था, वो अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा खेलता था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो, है ना, हीलियम +2 ऐसे समझो। हीलियम +2 क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। हीलियम समझते हो ना तुम लोग, हीलियम समझते हो ना भाई लोग, हाँ। तो मैंने हीलियम से सारे 2 इलेक्ट्रॉन होते दोनों निकाल दिए, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पहली बात तो अरे एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन प्रोटॉन बचे, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, वो स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब उसमें क्या है, टोटल पॉजिटिवली चार्ज है 2e, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस वाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता, पर उस मैग्नीट्यूड के बराबर का पॉजिटिव चार्ज बचा उस पे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं अपन। सही है, तो ये क्या करता था एक्चुअल में, अल्फा पार्टिकल बनाते कैसे, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे अपन आगे जाके, कि उसमें रिएक्शन एक्शन करके कुछ तो डीके होता है, एक रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन बच जाता है। सही है, तो उसको इसने क्या बोल दिया कि ये अल्फा पार्टिकल है। उस टाइम पे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो हीलियम ही है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालने का जो बचा है वही अल्फा पार्टिकल है। ये रदरफोर्ड को पता नहीं था। रदरफोर्ड ने बोला कि अल्फा पार्टिकल जैसा कुछ कुछ तो है, और वो उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था। खोज भी अल्फा पार्टिकल की किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, ऐसे गोल्ड पट्टी ली, सोने की फिल्म, और उस पर अल्फा पार्टिकल फेंके, है ना। अब तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में अल्फा पार्टिकल क्या है, बढ़िया मोटा, बड़ा साइज का है ना। इलेक्ट्रॉन मैंने बोला वो चिनूना सा होता है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन उससे बड़ा ही होगा। तो न्यूक्लियस फेंक रहा है वो हीलियम का, तो अल्फा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत बड़ा है। अब उसने जब उसको फेंका, बम्बार्डमेंट कराई उस पे, तो क्या हुआ, 3 केस हुए। एक केस में तो क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज गया, ठप्पा खा के उसी पाथ पे वापस आ गया परपेंडिकुलरली। मतलब क्या बोल रहा हूं, ये मान लो गोल्ड फिल्म है, और यहां से उसने ये टॉप टाइप कुछ है, इसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स फेंके। अल्फा पार्टिकल्स गए ऐसे, और कई कुछ जगह तो ऐसा हुआ गए, ठप्पा खाया और उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। ठीक, ये चीज हुई। और मैक्सिमम जगह पे क्या हुआ कि वो ऐसे पारंपार हो गए, मतलब एकदम आर पार ही निकल गए। मैक्सिमम जगह ऐसा हुआ। ठीक, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि आए और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे आए ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसा भी हुआ। 3 तरह से पाथ बने। उसने जब अल्फा पार्टिकल फेंके थे तो मोटा मोटा 3 तरह के पाथ बने। एक पाथ तो कौन सा, गए ठप्पा खाए उसी लाइन पे वापस आ गए, एक सीधे निकल गए, और तीसरा क्या था, डाइवर्ट हो गए। ठीक है, अब तुम मेरे को ये बताओ कि एक्चुअल में ये क्या है। ऐसे समझो कि पूरा एटम है, एक एटम है ये। एटम के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा न्यूक्लियस जिसमें क्या होगा, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। सही है, अब मैं पॉजिटिवली चार्ज फेंक रहा हूं तो क्या होगा, जब पॉजिटिवली चार्ज आया तो मैं मान रहा हूं यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है। इस जगह पे, इस जगह मैंने मान लिया न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। बचपन में पढ़ा था ना। अरे मुंडी लाओ अमन, तेरे को नींद क्यों आ रही है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो चार्ज आया यहां पे धक्का लगा और वापस चला गया। तो उसने जो रदरफोर्ड था उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल में ये जो हो रहा है परपेंडिकुलर वापस आ रहे, कहां से आ रहे, सेंटर से। तो उसने बोला कि भैया जो आप बोल रहे हो ना कि एटम में कद्दू टाइप जो मॉडल दिया है आपने, वो कद्दू टाइप है नहीं। उसमें क्या है कि मैक्सिमम एरिया तो खाली है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधे पास कर गए, तो मैक्सिमम एरिया तो खाली है, कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ जगह क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। तो जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा
तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, तो वो उसको रिपेल करेगा और परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, थोड़ा दूर से आ रहा है, तो ऐसे घुमाएगा ना उसको। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज आया, एक्चुअल में रिपेल करेगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो ये ऐसे जाएगा ना घूम के, ऐसे ऐसे आया, ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, ऐसा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। और एकदम सेंटर में आके ही परपेंडिकुलरली जा रहा था, तो उसने क्या बोला कि जो जितना भी चार्ज है वो सेंटर में पॉजिटिव वाला, तो क्योंकि सेंटर में जाके अगर नेगेटिव होता तो उसमें जाके घुस जाता, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, तो रिपेल करने वाला कोई तो चार्ज है और वो पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और एकदम परपेंडिकुलरली वापस आ रहे सेंटर पे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला उसने कि जो न्यूक्लियस है ना वो छोटा सा है और वो सेंटर में होता है, पहला पॉइंट तो ये निकाला उसने। दूसरा उसने क्या बोला, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खाली होता है भाई साहब, क्योंकि मैक्सिमम तो उसके अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, आराम पार ही हो गए, और कुछ कुछ जगह डिफ्लेक्ट हुए बिकॉज इलेक्ट्रॉन ने उनको अट्रैक्ट किया होगा, प्रोटॉन ने उसको रिपेल किया होगा, तभी तो पाते से बड़ा पलटी मारी है कि नहीं है। तो रदरफोर्ड ने ये जो जे थॉमसन थे इनके पॉइंट्स को गलत बोला कि भैया आपने बोला एटम नामक कोई चीज है, इलेक्ट्रॉन नामक चीज है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर पे कंसोलिडेट है बिल्कुल, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कहीं घूम रहे हैं, ठीक, ऐसा उसने बोला। क्लियर यहां तक। अब उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहे हैं। अब एक्चुअली जब बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक छोटी सी चीज पहले बताता हूं, जब चार्ज होता है ना, चार्ज, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाता मैं तुमको ये, पर अभी थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट, कि जब चार्ज रखा हुआ होता है, जैसे चार्ज एकदम रखा है यहां पे तसल्ली से, तो ये चार्ज क्या फैलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इसके अराउंड। जब चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो, ठीक है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। चमका क्या तुमको? जब चार्ज रुका हुआ है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कुल मिला के, और जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब वो एक्सेलरेट करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकल के आते हैं 3। मैं भी बता रहा हूं, आगे जाके तुमको बहुत मजा आएगा, बार बार ये लाइन दोहराऊंगा, ठीक है ना। जब वो रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। फंडा क्लियर सबको, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं, रेडिएशन, सही है, क्लियर। तो 3 तरह की चीजें होती है, रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है वो। क्लियर सबको यहां तक फंडा? बहुत बढ़िया। अब ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट को पता थे, उस टाइम पे ये ड्राइव हो चुके थे। तो जे थॉमसन ने बोला उसको, रदरफोर्ड ने बोर्स आए, बोर्स ने बोला कि भाई साहब, अब बोर्स मॉडल वो इसने क्या करा, रदरफोर्ड ने जे की तो ले ली, और उसके बाद जाके इसने साढ़े 4-5 साइंटिस्ट को बुलाया, उसको पेश करी कि भाई साहब मेरी खोज ये है, मेरा मॉडल ऐसा ऐसा है। फिर जो बोर थे, बोर ने बोला कि यार चलो ठीक है, आपने बोला यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये रदरफोर्ड ने बोल दिया था, ठीक है यहां तक। और ये घुम्मी घुम्मी कर रहा है, ये से घूम रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस पे इस तरफ नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो इसमें जाके घुस जाना चाहिए था। तो रदरफोर्ड ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पर आपको शायद ये पता नहीं है कि एक्चुअल में जब सर्कुलर मोशन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर लगता है, इसकी वैल्यू होती है mv²/r, है ना। सर्कुलर मोशन में ड्राइव करूंगा, सर्कुलर मोशन में काम भी आएगा ये, है ना, mv²/r। और जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो उसका फॉर्मूला होता है कि k q1 q2/r²। ये r क्या होती है एक्चुअल में, इस चार्ज से लेके इस चार्ज के बीच की दूरी को r बोलते हैं। q1 इसको बोल दो, q2 इसको बोल दो, सही है। तो यहां पे अगर मैं q1 q2 की वैल्यू अगर डाल दूं तो ये फोर्स क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस की तरफ और एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर, ठीक। बाहर के लिए मैंने फोर्स बोला mv²/r, और अंदर के लिए मैंने फोर्स बोला k q। तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन z से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। तो z इंटू e, ये क्या मेरा q1 है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने वाले हैं, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन में होगा, बस पॉजिटिव वाला होगा प्रोटॉन में और नेगेटिव वाला होगा इलेक्ट्रॉन में। तो इनटू एक इलेक्ट्रॉन अपॉन r², ये लग रहा है फोर्स इधर और ये फोर्स लग रहा है इधर,
सही है, ये बोला किसने, रदरफोर्ड ने, किसको, बोर्स को। अब बोर्स ने बोला कि ठीक है तूने ये बोल तो दिया, पर एक्चुअल में जब ये चल रहा है और ये हर बार डायरेक्शन बदल रहा है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक्चुअल में इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऐसे, इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऐसे, इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऐसे, इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऐसे। सही बात है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी ना, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, स्पीड की नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होने वाली है। तो उसने बोला कि यार इसमें डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का। हाँ, रदरफोर्ड ने बोला हाँ बदल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो उसने बोला यार डायरेक्शन बदल रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं से, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो सकती है, पढ़ा है अपन ने काइनेमेटिक्स में, है क्या नहीं है। जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। तो उसने कहा वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, रदरफोर्ड ने बोला हाँ आ रहा है। तो उसने बोला कि भाई साहब फिर तो एक्सेलरेशन भी होगा, उसने बोला हाँ होगा। तो उसने बोला जब एक्सेलरेशन भी होगा और कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, अभी मैंने बताया। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहा है तो एनर्जी लॉस होना तय है। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएशन भी बोलते हैं, रेडिएशन निकालना शुरू कर देता है वो चार्ज। अगर रेडिएशन निकाला तो रेडिएशन इनडायरेक्टली है क्या, लाइट बोल लो, तो लाइट बोलो तो फोटोन निकलेंगे, एनर्जी निकल गई उससे। तो एनर्जी निकली तो वो एनर्जी जब लॉस कर रहा होगा तो एक्चुअल में ये धीरे धीरे गिर के इसमें आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में। एनर्जी लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे पास आएगा ना। अरे तुमको चमकता है कि नहीं चमकता, ये एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो स्टेबल होने के लिए पास आता जाएगा ना। बुद्धि चमक रही है। एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से ले लो तो वेलोसिटी घट रही होगी अगर एनर्जी बढ़ रही होगी तो, और वेलोसिटी घट रही होगी तो उसको ये v की वैल्यू घट रही होगी, v की वैल्यू घट रही होगी तो ये फोर्स घट रहा होगा, ये फोर्स घट रहा होगा तो ये वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा। अरे ये मीटिंग एंड हो गई। अक्की पानी भर दो फटाफट, भयंकर गला सूख गया मेरा, भयंकर। पानी नहीं है कैंपर में। अबे यार अंजलि माइक म्यूट कर दे रहा। समझा क्या? एनर्जी लॉस हो रही है तो तुम समझो कि कोई भी एनर्जी है तो एनर्जी के दो ही पार्ट हो सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दो एनर्जी पड़ी ना जीवन में, तो अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हो ही रही होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होगी तो वेलोसिटी लॉस हो रही होगी, वेलोसिटी कम हो रही होगी कुल मिला के। और वेलोसिटी कम हो रही होगी तो ये वाला जो फोर्स है जिसको इधर खींच के रख रहा था वो कम हो रहा होगा, और ये वाला फोर्स तो उतना ही है। तो ये घटेगा ये बढ़ेगा तो इसको पास में खींचेगा ना न्यूक्लियस, ऐसे भी तो समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस को पास में खींचेगा और जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा, ऐसा होना चाहिए था। अब रदरफोर्ड की हवा टाइट हो गई इस जगह पे कि हाँ यार बात तो सही कह रहा तू। फिर बोर्स आए, है ना, और ये बोर्स जब आए इन्होंने क्या कहानी रची है, ये तुम्हारे जेई एडवांस के लिए और जेई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कान खड़े कर लो क्योंकि ये चीजें तुमने अभी बचपन में भी पढ़ ली होगी। पर अब जो आ रहा है वो क्या, तो बोर्स ने बोला कि चलो ठीक है आपकी बात मान ली मैंने, आपने ऑब्वियस सी बात है कि ये तो समझा पाया नहीं रदरफोर्ड। तो फिर बोर्स आए, बोर्स ने क्या बोला कि ठीक है सर, जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, वो घूम रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यहां तक वो एग्री कर रहा था कि घूम तो रहे हैं, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एक्चुअल में स्टेबल क्यों है एटम। और एक्चुअल में रियलिटी में तो एटम नेचर में मौजूद है तो स्टेबल तो होगा, है क्या नहीं है। तो बोर्स ने बोला कि उसने फिक्स कर दिया कि चलो सर मेरी बात सुनो आप, कि ये जो आपने रिलेशन दिया कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के mv स्क्वायर बाई R के, ये बिल्कुल सही थे। पर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं? फिक्स ऑर्बिट में। किसने आके बताया ये? बोर्स ने पहली बार, कि जो इलेक्ट्रॉन है फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और जब वो उस ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं तब वो रेडिएशन जनरेट नहीं करते। मतलब वो क्या होते हैं? स्टेबल है, ना तो वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं ना वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। क्लियर समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला? जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हो रही है, बिल्कुल, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। पर उसने बोला कि ऑर्बिट फिक्स्ड है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट फिक्स है कि वो इसमें घूमेगा, वो इसमें घूमेगा, ये उसमें घूमेगा। कब तक? जब तक अपन बाहर से कोई एनर्जी ना दे दें। अगर अपन बाहर से एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है
तभी तो +1 +2 वैलेंसी आती थी, तो ये चीज भी प्रूफ कर रहा था वो, है ना। अपने देखा है ना, अरे NaCl देखा होगा तो Na+Cl- होता है, जब भी तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। तो उसने बोला कि जब तक आप उसको नहीं छेड़ रहे हो वो उसके ऑर्बिट में घूमेगा और खुश रहेगा, पर आपने उसको अगर बाहर से एनर्जी दे दी तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी अगर आपने दे दी तो वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन और वो आयनाइज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस सेटअप पे। इसमें टोटल चार्ज जितना भी होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो उतना प्लस चार्ज आया होगा उस पर, फिर क्योंकि टोटल नेट चार्ज 0 था पहले, तो मैंने नेगेटिव चार्ज निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज बचा होगा यार, है ना। उसको आयनाइजेशन बोलते हैं, वो भी आगे जाके और डिटेलिंग में देखूंगा, पर अभी तुमको समझ में आना चाहिए कि उसने बोला क्या। उसने एक तो ये बोला कि रिलेशन सही है, कोई बात नहीं है, और जो घूम रहे हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। फिर रदरफोर्ड की भेजी तो घूम ही रही थी ना, उसको उसने झूठा बोल दिया था, तो उसने बोला कि चल ठीक है बोर्स, पर तू ये बता दे मेरे को कि जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो ऑर्बिट कैसे निकालेगा, और निकाल के बता। ऑर्बिट ही पता नहीं है तो काम कैसे चलेगा। मजा ही आ गया। तो रदरफोर्ड ने फिर एक और इक्वेशन दी कि क्या, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को, है ना। जिसको नहीं पता वही समझ लो क्या लिखते हैं, MVR। MV क्रॉस R होता है एक्चुअल में, ये किसके बराबर होता है, NH/2π के। ये N क्या था, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये दो फॉर्मूले लाके दिए उसने। MVR, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसकी भी बात करेंगे अपन आगे जाके वो, अपन जनरली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल दो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेडियस है ये। क्लियर। तो रदरफोर्ड ने बोर्स ने दो फॉर्मूलाज लाके दिए अपन को, ये दोनों, एक ये और एक ये। क्लियर। दोनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर चाहो तो क्यू की वैल्यू भी निकाल दो। तो मैं एक बार इधर जाके लिखता हूं, MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। ये H क्या है, एक्चुअल में प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। उसके बाद ये मास है, ये वेलोसिटी और ये रेडियस है। बहुत बढ़िया। एक और देखा अपन ने, K Q1Z इंटू E होगा इंटू Q2E होगा अपॉन R², विच इज इक्वल्स टू व्हाट, MV²/R। ऐसे सही है फंडा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, फिर इनसे मैं और बहुत सारी चीज ड्राइव करने वाला हूं। अभी यहां तक समझ में आया सबको, सब कुछ चीज दोबारा बतानी है। थोड़ा सा चैप्टर देखो ऐसे थ्योरेटिकल, ये मॉडर्न फिजिक्स है, मोटा मोटा केमिस्ट्री जैसी फील आ रही होगी तुमको आज, कि गोल मटोल आदमी फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री पढ़ा रहा आज। मेरी भी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को भी पसंद नहीं केमिस्ट्री, बट क्या करें। ठीक है। तो बोर्स ने दो फॉर्मूले लाके दिए। अब अपन ने जो मैंने चार्ट दिखाया था तुमको, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते ताकि कुछ छुटा ना हो, है ना। तो वैसे इसमें मैक्सिमम चीजें काम की है नहीं, पर मैं चाहता एकदम डिटेलिंग में जितना मेरे को आता है उतना मैं लिख दूं कागज में, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो 1897 में थॉमसन ने मॉडल दिया था, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था, 1913 में बोर्स आए थे। तो यहां से ही समझ में आ गया, पहले जे थॉमसन आया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया। क्लियर बात। सन 1 कुछ याद रखना, जो याद रखना होगा मैं बताता जाऊंगा टाइम के साथ, है ना। फिर जो बेसिक मॉडल था क्या था इसका, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन का एक बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ कुछ तो है और एटम के अंदर मौजूद होता है, ठीक। उसके बाद गोल्ड फिल्म एक्सपेरिमेंट किया था किसने, अल्फा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब लाइट बिखेरना, वो पार्टिकल फेंकना, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। वो कौन लेके आया भाई साहब, रदरफोर्ड। फिर उसके बाद आया हमारे बोर्स ने क्वांटम थ्योरी दी कि क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब एक फिक्स्ड नंबर पे, एक फिक्स ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है। क्लियर। और साथ में रदरफोर्ड मॉडल की वही वो घूम तो रही है, वो तो MV²/R विच इज इक्वल टू व्हाट, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो था ही, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हुई। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मतलब सेपरेटेड है। उसमें जो फुटबॉल थी, सॉलिड फुटबॉल, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और उसके अंदर बीच की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इसने बोला था। पर रियलिटी में तो क्या है, न्यूक्लियस में था सारा पॉजिटिव चार्ज। मैंने आते सबसे पहले एटम पढ़ाया, उसमें क्या पढ़ाया था कि न्यूक्लियस में क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज। पर इसने गलत बोला था ये चीज।
किसने? जे थॉमसन ने। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर पे होता है। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूक्लियस मौजूद है एटम के अंदर, वो कौन लेके आया? वो रदरफोर्ड ने बताया अपन को कि न्यूक्लियस जैसी चीज है। कैसे पता करा उसने? अल्फा पार्टिकल फेंक के, अल्फा पार्टिकल फेंक के उसने अंदाजा लगाया के उसने बोल दिया कि भाई साहब न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज जो हमको जे थॉमसन बता रहे हैं कि हर जगह फैला हुआ है, वो हर जगह फैला हुआ नहीं है, न्यूक्लियस में कंसोलिडेट है। ठीक, ये रदरफोर्ड ने अपन को बताया। फिर सेम कॉन्सेप्ट इसने यूज किया न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ फिक्स क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। तो इसने एक फिक्स्ड ऑर्बिट दिया कि भाई एन जो मैं बोल रहा था अभी तक, एन जो था वो एक्चुअल में ऑर्बिट है, और ऑर्बिट किसने लाके दिया अपन को? बोर्स मॉडल ने लाके दिया, बोर्स ने बताया अपन को। क्लासिक। फिर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसने बोला था, इसने बोला कि नहीं न्यूक्लियस में वही फलाना निकला। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच की तरफ धसे हुए हैं जे थॉमसन ने। पर रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। पर एक्चुअल में यही फंस गया, ये बता नहीं पाया कि स्टेबल कैसे अगर घूम रहे हैं तो, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है तो रेडिएशन भी निकाल रहा होगा। तो वो रेडिएशन नहीं निकाल रहा, ये कैसे पता, किसने बताया था? बोर ने। उसने और कैसे सही करी थी ये बात कि उसने बोला कि फिक्स ऑर्बिट है, अगर उसके अंदर घूमेगा तो वो रेडिएशन नहीं निकालेगा, अगर उससे बाहर जाएगा अंदर जाएगा तो रेडिएशन की संभावना बन जाएगी। ऐसा कुछ था। क्लियर सबको भाई लोग? बोलो बोलो, मेरी जान निकल जाएगी। ठीक है भाई साहब। जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। इसने एम्प्टी स्पेस का कुछ नहीं बोला था थॉमसन ने, और जो ये थे अपने रदरफोर्ड, इन्होंने बोला था कि मैक्सिमम स्पेस क्या है? एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम जगह तो आराम पार निकल गए थे सीधा सट, कोई डाइवर्जन या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था उसमें, है ना। इस बात से दोनों सहमत थे, बोर भी सहमत था और रदरफोर्ड भी सहमत थे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इसके मॉडल में तो एब्सेंट था ही, इसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था थॉमस ने। कौन ने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट अपन को? रदरफोर्ड ने। सही है। और इसने बोर ने उससे भी एग्री किया था कि हाँ न्यूक्लियस नामक कोई चीज तो होती है जो कि सेंटर में होती है। बहुत बढ़िया। स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी में ना तो ये दे पाया था जे थॉमसन और ना ही ये एक्सप्लेन कर पाया था रदरफोर्ड। ये किसने एक्सप्लेन किया था एक्चुअल में? बोर्स ने। तो बोर्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो क्या थी इस मॉडल में कि उसने ये बता दिया था कि एटम स्टेबल कैसे, और कैसे बताया उसने कि एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है इसलिए स्टेबल है। सही है भाई, बस रेस्पॉन्स करते जाओ यार, क्योंकि मेरे को एनर्जी की जरूरत है आज तो भयंकर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम। चलो वही सारी चीजें जो मैंने बताई थी, बार बार क्या बताना है ना, इतना सही फंडा है इसमें। क्लियर सबको? बढ़िया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। इस पे आते हैं। ये बोर्स की दो इक्वेशन है, ये क्या थी? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाली इक्वेशन, ये दूसरी क्या थी? एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे तुम, क्या? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहां पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ये होता है फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, रेडिएशन रिवोल्यूशन पर सेकंड, कि एक बार में कितने चक्कर काट रहा है एक सेकंड में, वो बताती है ओमेगा। जैसे अपन स्पीड में क्या बोलते थे? कितने मीटर चल रहा है कितने टाइम में, तो ओमेगा क्या होती है? कितने चक्कर काट रहा है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड ओमेगा, एंगुलर। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। तो वो कुल मिलाकर ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखना है, काम खत्म। बस इतना सा आना चाहिए, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, और कॉन्सेप्ट इतना सही रहेगा हर बार। ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम उसने क्या बोल दिया? NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई इसने क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम है हमारा। सही है। और n क्या है इसमें? ऑर्बिट। n क्या है? ऑर्बिट। बहुत बढ़िया, मजेदार। यहां तक पिक्चर शॉर्ट है। इन दोनों का यूज करके ये कुछ चीजें जो ड्राइव होती है, तुम बोलो तो मैं कर भी देता हूं, पहले मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब अपन से क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है कि चलो ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले। अब अगर इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके मेरे को क्या निकालना है? रेडियस निकालनी, किसकी? nth ऑर्बिट की, क्योंकि n क्या था? ये ऑर्बिट था। तो बोलता किसी nth ऑर्बिट पर आप मेरे को रेडियस निकाल के दो, तो कुछ नहीं करना, r की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देनी है। जैसे मैं r की वैल्यू निकाल के इसमें डालूंगा, सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ n और z क्या है? वेरिएबल। z ये रहा, इस वाले z की बात चल रही है। सही है ना? z क्या है? एटॉमिक नंबर, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही है ना? एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है? z हमारा। तो ये तुमको याद होने चाहिए क्या क्या। देखो मैं तुमको बताता हूं क्या क्या याद होना चाहिए। पहली बात तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला,
उसके बाद ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए। एक्चुअल में ये तुम देखोगे, जब मैंने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाली तो कितनी निकल गई 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये निकल के आई। कैसे निकाली? वैल्यू डाली बस, आर की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दी, इतना सा काम किया है मैंने। नहीं आएगा समझ में? आर की नहीं, वी की वैल्यू डालूंगा एक्चुअल में, वी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूंगा तो आर निकल के जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ना, एन और वी, तो वी की वैल्यू निकाल के एक दूसरे में डाल दूंगा। आर और वी वेरिएबल है तो वी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूंगा, क्योंकि एन और जेड में तो आंसर निकाला ही है मैंने, है कि नहीं है? मैं निकालू क्या? ये कैलकुलेट करके मैं निकाल सकता हूं, है ना, जरूरत नहीं है, पर क्या ही कर लेंगे, उसका कोई मतलब आएगा भी नहीं तुम्हारे, ठीक है ना। तो तुमको मोटा मोटा ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने इसके पीआईक्यूज करवा रखे हैं मॉडर्न फिजिक्स के, तो जाके कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बहुत सारी जगह यूज किया है मैंने, तो तुमको फील आ जाएगी। वैसे मैं चाहता हूं कि वीडियो पे जाके ना करो, पहले खुद से ट्राई करो, तभी तुमसे ही बन जाएंगे, तो वीडियो देखने का क्या मतलब, टाइम वेस्ट है वो, है ना। दूसरा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, वो कितनी आती है? इतनी। तुम्हें याद क्या होना चाहिए? सिर्फ कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जेड बाई एन के, जेड बाई एन के। तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड होता है, ये याद होना चाहिए पहली बात तो। और जो एन है वो क्या है? ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की बात चल रही है, वो वाली कहानी है। सही है क्या फंडा? सही है ना, शाबाश। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो ये दो फॉर्मूले याद है, दो फॉर्मूले से तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो दिखने में बहुत हल्के लग रहे हैं कि सर ये दो ही तो रिलेशन है, पर ये दो रिलेशन बहुत हेवी रिलेशन है एक्चुअल में, क्योंकि आर तुमको पता है, वी तुमको पता है, तो तुमको दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया जिसमें आर और वी है ना, तो तुम ये चीजें यूज कर कि वो काय के प्रोपोर्शनल हो गई, निकाल सकते हो, है ना। अरे कोई फॉर्मूला है, मान लो P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल? सर मोमेंटम एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, अगर मास कांस्टेंट है तो बोल सकता हूं ना ऐसे। और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जेड बाई एन के, तो मैं बोल सकता हूं कि सर जो आपका मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जेड बाई एन के। ऐसे निकाल सकता हूं ना मैं, ऐसे निकाल सकता हूं। तो इन दो चीजों से ही मिलकर हर बार क्वेश्चन होगा। बस तुमको जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीजें पूछी जा रही है, वो हर चैप्टर में यूज किया जा सकता है अगेन। तो जो भी किया जा रहा है तुमको आर और वी में ये पता होगा जेड और इनके क्या रेस्पॉन्सिबल, और हमेशा रेशो पूछेगा जेई में, और जेई एडवांस इंक्लूड। कभी तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम आर एन की वैल्यू निकाल के दो, ये निकाल के दो, रेशोस पूछेगा। अब रेशोस निकालने तो न्यू हो जाएंगे, क्योंकि रेशो निकालना तुमको प्रोपोर्शनलिटी पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। सही है भाई लोग, मुंडी लाओ। हाँ बहुत बढ़िया। अब जो नीचे का है इससे पूरा स्पेक्ट्रम वगैरह सब पढ़ेंगे अपन, तो नीचे वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी काय से मिलकर बनी होगी? टोटल एनर्जी मिलकर बनी होगी किससे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बुझता है तुमको इतना? ये समझ में आता है सबको? बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में एनर्जी होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी देर से आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे, चार्ज इंटू पोटेंशियल यहां उल्टा क्यों कर दिया? आ रहा है किसी के दिमाग में? मैं इतनी देर से काइनेटिक एनर्जी को लिखता था ई इंटू वी, पूरे फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मैंने काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्लेस किया था? एक इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही कर रहा था। तो यहां पे भी तो करना चाहिए था, यहां पे क्यों नहीं कर रहा मैं? एक्चुअल में वहां पे उन केसेस में क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, मतलब अब सारी एनर्जी किसमें थी, किसमें कन्वर्टेड थी? काइनेटिक एनर्जी में। फोटो आधा टकरा रहा था, सारी एब्जॉर्ब होगी, बच्ची जो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होती? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा हो रहा था वहां पे। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सही है? तो बस अब तुमको इन दोनों की वैल्यूज निकालकर पुट कर दोगे, वेलोसिटी निकाल के, तो ये दो रिलेशन निकल के आते हैं। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद होना चाहिए तुमको। ये वाला पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये यूनिट है। क्या लिखा हुआ है इसमें? कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर है? वो है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये किसमें आया आंसर?
ईवी के बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नापते हैं अपन, सही है ना, ये याद होना चाहिए तुमको, ये बहुत काम की चीज है। चमका गया सबको, सबको चमका गया, मैंने क्या लिखा है ये याद होना चाहिए। ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि जब अपन चार्जेस पढ़ते हैं, चार्ज तो अपन जब डेरिवेशन करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन है, तो इन्फिनिटी से मैं चार्ज को पकड़कर खींच के लेके आता हूं, और जब मैं इलेक्ट्रॉन कुछ भी चार्ज इन्फिनिटी से खींच के लेके आता हूं तो मेरे को वर्क डन करना होता है। वर्क डन पढ़ा है ना बचपन में, वर्क डन भी क्या होती है, एनर्जी होती है। वर्क डन क्या होती है, एनर्जी होती है। तो मैं पकड़ के किसी चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के किसी चार्ज के अगेंस्ट लेके आया, अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, खींच के ला तो रिपेल कर रहा होगा, तो मेरे को धक्का लगाना पड़ रहा होगा आगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है ना, तो खींच के लाया, मैंने वर्क डन किया, और पूरा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कराऊंगा सेम ऐसी फील्ड से, परंतु यहां पे है क्या कि इन्फिनिटी पे मैंने जीरो माना, क्योंकि मैं कहां से खींच के ला रहा हूं उसको, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी जब खींच के लेके आ रहा हूं तो मैंने इन्फिनिटी पे जीरो माना है, और इन्फिनिटी पे जीरो मानने की वजह से नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव उसकी वजह से आ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे उस दिन ये फंडा क्लियर हो जाएगा, सही है ना। अभी बस रटना है, क्या रटना है, -13.6 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट का स्क्वायर, ये है मेरी क्या, एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। और ये एनर्जी का एक और रिलेशन निकल के आता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। पर मैं यहां रिकमेंड नहीं करूंगा, तो प्रोपोर्शनल वाला याद करो, तुमको ये पूरा याद होना चाहिए, ये पूरा। कुछ टीचर हो सकते हैं बोल दे कि ये याद कर लो, पर मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि ये भी पूरा आगे की थ्योरी इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए, है ना। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विच इज इक्वल टू इसके बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए भाई, है ना। और एक और ब्यूटी यहां पे कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो अगर मेरे से कोई बोले कि काइनेटिक एनर्जी निकाल के दे, तो मैं क्या बोलूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी है यार, बस मोड लगाना है इसका, है कि नहीं है, बस मेरे को क्या लगाना, मोड लगाना, मोड। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये तुमको याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस में आएगी सेम चीज में, काइनेटिक किस में आएगी, प्लस में आएगी सेम चीज को यूज करके। क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी हाफ होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई मेरे को बोले कि टोटल एनर्जी लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा सर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मेरे को कोई बोले काइनेटिक एनर्जी लिख, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मोड मतलब प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी लिखा, बता, तो मोड ऑफ दिस मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अपॉन 2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। समझे क्या, समझे क्या तुम, समझे। टोटल एनर्जी निकालनी आती है, बिल्कुल आती है। पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो टोटल एनर्जी के बराबर ही है। याद रहेगा, ये याद रहेगा सबको। टोटल एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, खत्म। काइनेटिक एनर्जी पूछी तो यही सेम फॉर्मूला चिपकाना है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो इसको बटा 2 कर दो, खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है फंडा यहां तक, बढ़िया, शाबाश। भयंकरी कर दिया अपन ने, तो भयंकरी कारनामा। एक चीज यहां पे इसके पहले मेरे को पता, टोटल एनर्जी इज व्हाट, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। किस में आया ये आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, ये तुमको पता चल गया। मेरे को अगर मान लो 2 ऑर्बिट दे दिए, एक ऑर्बिट की वैल्यू है n नॉट और एक की वैल्यू है n, और मेरे को पता है कि n नॉट बड़ा है n से। मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। एनर्जी डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। जैसे जैसे n बदलूंगा, z की वैल्यू 1 है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है z की वैल्यू 1 है, या z की वैल्यू z ही है, z की वैल्यू z है, z गिवन है इनडायरेक्टली ऐसे।
है ना। अब मेरे को ये पता है कि z कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। क्या वेरिएबल है? सिर्फ n वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? सिर्फ n। अब मेरे से बोलता है कि जब n की वैल्यू n नॉट है और n की वैल्यू n है, तब मेरे को बताओ कि एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। सही बात है। कैसे लिखते हैं इसको? इसको देखो, मेरे को ये निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक तो n नॉट के लिए एनर्जी लिखूं। n नॉट के लिए एनर्जी क्या आएगी? उस फॉर्मूले में सिर्फ n नॉट डालना है, तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन नोट का स्क्वायर। क्या ये एन नोट की एनर्जी आ गई? आ गई एन नोट ऑर्बिट की एनर्जी। बहुत बढ़िया। ऐसे एन की निकालूंगा तो सर एन की निकल के आई माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन नोट का सॉरी एन का स्क्वायर। क्लियर? एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा। तो ये वाला बड़ा था, इसमें से वो माइनस करना पड़ेगा, और आगे माइनस था तो छोटा माइनस बड़ा बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा छोटा वाला मतलब 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन नोट का स्क्वायर। ऐसे ये क्या है? मेरी एनर्जी डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी है। ये समझ में आई कैसे निकाला मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल करने वाला था, इसको माइनस इसको, पर दोनों माइनस थे तो इसको माइनस को कर देता तो प्लस बन जाता, तो इसको मैंने आगे लिख दिया और वो पीछे लिख दिया बस। सौम्या समझ नहीं आया ना बेटा तेरे को? आ गया क्या? कुछ नहीं करा, माइनस करा, आ गया ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मेरे को पता है एन नोट बना है तो 2 माइनस 1 करूंगा। 2 माइनस 1 लिखा ही है, 2 माइनस 1 लिखा है, पर यहां पे n आगे आ गया, एन नोट पीछे आ गया, बिकॉज दोनों आगे के दोनों में आगे माइनस था। सही है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वाला प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला तुमको रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए कि रेप्टे मार के पूछ लिया जाए तो। क्या होता है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू ये क्या है? छोटा वाला माइनस बड़ा वाला। ये ध्यान रखना है, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा ऑर्बिट माइनस करूंगा? छोटे वाले ऑर्बिट में से बड़े वाले ऑर्बिट को माइनस करने वाला हूं। क्लियर? किसका है? फोन करके बोल दे क्लास में भैया। भाई लोग सॉर्टेड पिक्चर। चलो अब तुमको क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ये एग्जांपल तुम्हें निकालनी है एनर्जी एट n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6। बताओ, तुम लोग बताओगे। क्या बोला? मारेगा क्या? उससे काम तो पूछ लेता, क्या काम है? वैसे तुम लोगों को एक सत्य बात बताऊंगा, मैं बहुत गलत टाइम पे बता रहा हूँ। वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स में पहली बार पढ़ा रहा हूँ भाई, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया किसी को। इसलिए वो फ्लो भी नहीं आ रहा होगा, पर मेरे को जहां तक मैंने मेरे लेक्चर दोबारा देखे, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट वगैरह, तो मेरे को मजा तो बहुत आया। तो शायद इंगेजिंग चल रही है चीजें अभी तक, है ना। बढ़िया, बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं मेरा। आप तो क्या दोस्त? आप तो मोशन में थे ना? हाँ, मोशन में पढ़ाता नहीं था मैं, मोशन में हेड था भाई मैं। तो मैं सिर्फ बताता था कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। यही चोटी। हाँ, मैं डिस्टेंस लर्निंग डिपार्टमेंट जो था उसका हेड था। हो जाएगी कंट्रोवर्सी, हो जाएगी तो मोशन वाले क्या कर लेंगे मेरा। म्यूट कर देना यहाँ पे। मैं ऑपरेशंस वगैरह लीड करता था भाई। स्ट्रक्चर, तुम्हारा कोर्स कैसे बनने हैं, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होने हैं, टेस्ट सीरीज कैसे बननी है, पढ़ाने का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ों पे काम करता था मैं। पढ़ाता नहीं था, पढ़ाता था मैं मेरे घर पे जो बच्चे थे उनको। मोशन में नहीं पढ़ाया मैंने कभी। निकाल ली क्या सबने वैल्यूज? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे?
अपन ने 2 फॉर्मूले सीख लिए एनर्जी का। सर एक तो फॉर्मूला पता चला हमको, क्या टोटल एनर्जी का, वो था -13.6 इंटू Z² / n²। और सर एक डिफरेंस का भी पता चला था, अभी आपने बताया, -13.6 इंटू Z² सॉरी इंटू Z² -1/n² -1/n²। इसमें n0 n में कभी कंफ्यूज नहीं होना, बस आगे छोटा वाला आता है, पीछे बड़ा वाला आता है, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, ये ध्यान रखना है बस। सॉर्टेड पिक्चर। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये तो लगेगा नहीं क्योंकि डिफरेंस नहीं पूछा, ये वाला लगेगा क्योंकि मेरे से सिर्फ एक लेवल पे वैल्यू पूछी गई है n पे। सही है ना? तो ये वाले फॉर्मूला लगा के ये 6 वैल्यूज निकालनी है तुमको बस, और ये निकाल के बताएगी अंजलि। क्या दोस्त? Z की वैल्यू 1 ले लो। Z इक्वल्स टू, वैसे होता बोर का पूरा मॉडल है ना, वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, पर उसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्वेश्चन नहीं वैसे डिजाइन होके आएगा, इसलिए मैंने बका नहीं वो। तो जनरली Z की वैल्यू 1 ले लेना जब भी तुम्हें नहीं दी हो। सॉर्टेड पिक्चर है ना? हाँ, मैं बस ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्लास में कि जो तुमको कंफ्यूज कर जाए बस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जब वो Z की वैल्यू 2 या 3 दे देगा, फिर तुम्हें एग्जांपल्स में जनरली मिल जाएगा, तो सोचोगे यार ये तो उसके लिए वैलिड था, ये 2-3 कहां से आ गया। तो अपन को फॉर्मूले सिखाए गए तो बस प्रैक्टिस करवा रहे हो इनडायरेक्टली, पर रियलिटी में तो ये सिर्फ उसके लिए वैलिड है। चमका सबको? बहुत सही, क्लासिक। बताओ इन सबकी वैल्यू फटाक से। पहले की वैल्यू -13.6 ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहले वाले की वैल्यू आ रही है -13.6, दूसरे वाले की, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ध्यान रखना है, आंसर कहीं में आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -0.85। सही है क्या ये -0.85? सही है, बढ़िया। 5 की बताओ। -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बताओ। -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया, क्लासिक, लाजवाब, जबरदस्त। मीटिंग एंड होने वाली है, एंड करते ही वापस से रिज्वाइन कर लेना, है ना? मैं चाहता हूं कि पहले रिज्वाइन कर लो, ताकि अभी ये चालू करूंगा कुछ यहाँ पे ज्ञान देना और वो कट जाएगी, है ना? फटाक से वापस रिज्वाइन कर लो, मैं इसको एंड करके चालू कर देता हूँ। हाँ,
चलो भाई देखो, ये सारे के सारे क्या एक्चुअल में ऑर्बिट्स है। n1 n2 n3 क्या थे? ऑर्बिट्स। तो इन ऑर्बिट्स को दो तरीके से डायग्राम बनाया जा सकता है। एक तो कैसा, ये न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट ये रहा जिसकी एनर्जी होगी -13.6, एक ऑर्बिट ये रहा जिसकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही बना सकते हैं, पर ऐसे डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अपन ऐसे बनाते हैं। साइंटिस्टों ने भी ऐसे ही बनाया जैसे मैं बना रहा हूं, कि ऐसे नहीं बना के क्यों फालतू में परेशान हुए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बुद्धि मत लगाओ, आपका जीवन आसान करते हैं, आप ऐसे बना लो। ये क्या है? n = 1 का ऑर्बिट, ये है n = 2 का ऑर्बिट, ऐसे ये है n = 3 का ऑर्बिट, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे बना लिया मैंने, है ना। इनडायरेक्टली मैं तुमको लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाने वाला हूं, पर अभी तुम खुद ही करोगे सारा स्पेक्ट्रम, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। चमका क्या है? ये क्या है? ऑर्बिट्स की लाइन बना दी। वैसे होने तो सर्कुलर चाहिए थे, पर सर्कुलर बनाना थोड़ा मुश्किल है डायग्राम, तो अपन ने इनको लाइनों में बना लिया। चमका क्या तुमको? चमका क्या सबको? बहुत सही। इस वाली लाइन की या इस वाले ऑर्बिट की, मैं इसको लाइन नहीं बोलकर ऑर्बिट बोलूंगा, कितनी होगी सर? इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी कभी तुमसे ऐसे ही बोल सकता है n की वैल्यू 5 है और उसमें तुम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कैसे बताओगे? बटा 2 करके, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना यार। अरे मुंडी लाओ, है ना। वैसे क्वेश्चन कराऊं क्या? तुमसे बोलते n की वैल्यू 3 है और काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, n की वैल्यू 3 पे। ऐसे क्वेश्चन होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा मैं, आज तुमको क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत सारे, पर तुमको ये चीज फील तो आ रही है ना। मेरे को कोई भी n की वैल्यू दे दे, है ना, z की वैल्यू 1 है, और मेरे को बोले कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी बताओ, तो चलो अपन ने जो निकाली अभी फॉर्मूला चिपका के, सारी की सारी टोटल एनर्जी थी, ठीक है, नहीं थी। और अपन को टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है कि टोटल एनर्जी के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की आधी होती है पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता है ये चीज, तो बस निकाल लेंगे, क्या लोड है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहां पे टोटल एनर्जी लिखी हुई है, किसकी एनर्जी है? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। यहां पे इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी कितनी एनर्जी है भाई साहब? इतनी। समझे क्या? इस ऑर्बिट की एनर्जी कुल मिला के ऐसे समझो, सही। ऐसे हर लेवल की अलग अलग एनर्जी होगी। इस वाले की कितनी है? ये रही, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करूं तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करूं तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करूं तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बात करूं तो 0.3938 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कुछ कुछ इन सबकी एनर्जी होगी यहां पे। अब अपन ने जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या करते थे अपन? लाइट डालते थे। लाइट का मतलब क्या था? फोटोन डाल रहे थे इनडायरेक्टली। और फोटोन क्या थे? पैकेट ऑफ एनर्जीज। क्या था फोटोन? पैकेट ऑफ एनर्जीज। अरे हाँ ना, मुंडी लाओ भाई। अमन ये से हाथ हटा, हाथ हटा ले यहां से। बहुत बढ़िया। तो क्या है? ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब कि इतनी एनर्जी फेंक के दे रहा हूं मैं। वो एनर्जी किसके बराबर होती है? hc/λ के। किसके बराबर होती थी वो? hc/λ की। आप बोल दू 1240/λ, लैम्डा इन नैनोमीटर। करे ना सारे फॉर्मूले अपन ने। बस वैसा एक क्लासिक गेम है यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या होता है। और उसने क्या बोला था बोर ने कि ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा होगा, और स्टेबल ऑर्बिट है इसका। यहां पे जब तक मैं बाहर से एनर्जी नहीं दूंगा, जब तक वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा। सही है ना? जब तक वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में। अब मैंने जैसे बाहर से एनर्जी दी, तो क्या करेगा? उस ऑर्बिट से निकल के उसके बाहर वाले ऑर्बिट में या उस एटम से ही बाहर निकल जाएगा। डिपेंड करता है कितनी एनर्जी आपने दी है। सही है? तो अपन को क्या समझ में आया कि चलो एक बुद्धि लगाते हैं सर कि इस ऑर्बिट से कूदने की, इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कितनी एनर्जी दूं कि कूद के यहां चला जाए। ये क्वेश्चन है पहला मेरा। क्या है? n = 1 पे इलेक्ट्रॉन है, मैं एनर्जी दूंगा। जब भी तुम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, ऐसे, है ना। हायर ऑर्बिट में जाएगा, लोअर ऑर्बिट में नहीं जाता। लोअर ऑर्बिट में कब जाता है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा, और जब वो एनर्जी गेन करेगा तो वो अपर ऑर्बिट में जाएगा। समझ में आई यहां तक बात मैंने जो बोली? बहुत बढ़िया।
तो मेरे को इसको हाई ऑर्बिट में घुसाना है, ये n इज इक्वल टू 1 में मेरे को n इज इक्वल टू 2 पे जाना है, तो मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ई को कि यहां से जंप करके यहां चला जाए? कोई आइडिया दे सकता है मेरे को कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को? 10.2 EV। 10.2 EV क्या है एक्चुअल में? इसने क्या बोला मेरे को कि सर इनका आप एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, है ना? तो दिस माइनस दिस करा दो 10 पॉइंट, इसमें से ये घटा रहा हूं मैं, तो 10 पॉइंट कितना आ रहा था? 2 EV, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। वैसे याद भी रख लोगे तुम इसको, तो कोई लोड वाली बात नहीं है ना, और वैसे याद रहना चाहिए एनर्जी गैप, तो क्वेश्चन सीधा उठ के आता है ना? तो मेरे को ये पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं 10.2 EV अगर वो देता हूं एनर्जी, तो ये क्या करेगा? यहां से कूद के यहां चला जाएगा। ये मेरे को ये पढ़कर समझ में आ रहा है कि एनर्जी डिफरेंस इतना है, मतलब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इतना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी एनर्जी दे दूंगा तो कूद के इस पे चला जाएगा, सही है ना? पर यहां पे कुछ कुछ कांड है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं 10.2 EV से कम एनर्जी दूंगा तो वो उस फोटोन को रिजेक्ट कर देगा। मतलब मैंने मान लो 5 EV का फोटोन दिया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करेगा, चल आगे बढ़, ऐसा कुछ वो उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी लेगा ही नहीं, मतलब कुल मिला के। और अगर मैं एग्जैक्ट 10.2 EV दे दूंगा, एग्जैक्ट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट पॉइंट में 10.2 EV दी, तब ये यहां से उछल के इस पे चला जाएगा। इस जब हाई ऑर्बिट में जाते तो क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वो किस में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में, है ना? एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन और जंप मार के कुद्दी करके यहां पे चला गया। क्लियर? अगर मैं मान लो इसको 12.2 से बढ़कर सॉरी 10.2 से बढ़कर 11.2 दे दूं, 10.2 से बढ़कर 11.2 दे दूं, तो क्या होगा? बता सौम्या क्या होगा? इसको यहां से यहां तक कुद्दी करने के लिए 10.2 चाहिए, मैंने इसको दे दी 11.2, तो क्या करेगा ये? ये एक बार ही ऊपर जाके n+2 पे रहेगा। नहीं, ये जंप ही नहीं करेगा। ये एक स्पेशल पॉइंटर याद होना चाहिए तुमको। क्या? एग्जैक्ट जितनी पावर चाहिए इसको उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर उतनी में भी कब एक्साइटेड होता है? एक्चुअल में रियलिटी में बताऊं थोड़ा सिलेबस से बाहर जाके कि एक्चुअल में तुमको बहुत सारे 10.2 के फोटोन्स फेंकने पड़ेंगे, वहां कहीं जाके एक से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक इसके अड़के निकल जाएगा, एक थोड़ा दूर से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन से घूम रहा है वो छोटा सा इलेक्ट्रॉन, तो लाइट आ रही है तो लाइट आराम पार भी हो सकती है, अल्फा पार्टिकल हो गए थे, तो कोई एकदम आके एकदम परपेंडिकुलर ठप्पा खाएगा इससे, और उसको लगेगा वाह क्या एनर्जी आई है, तब ये कूद के जाएगा। उससे कम होगी तो जाएगा नहीं, उससे ज्यादा होगी तब भी नहीं जाएगा, उससे ज्यादा होगी जब भी नहीं जाएगा। एग्जैक्ट जितना, बहुत नकटा आदमी है भाई ये, इसको एग्जैक्ट 10.2 देगा तू भाई, तो ये जंप करके ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। चमका समझ तेरे को? चमकी बात सबको? अमन समझ में आया तेरे को? 10.2 एग्जैक्ट चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लिख लो इसको नोट्स में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एग्जैक्ट 10.2 देगा तो ही ये कूदेगा, अदरवाइज ये नहीं कूदेगा। ये एकदम पाड़ा टाइप है, ऊंग रहा ही अपनी जगह पे पड़ा पड़ा। थोड़ा थोड़ा मेरी बात कर रहा हूं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझे क्या तुम लोग? समझ गए? अब अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि मेरे को, सौम्या बताएगी इसका जवाब, मेरे को यहां से कुदा के, मतलब यहां पे मैं यहां से कुदा के मैं इसको, अरे तेरी तो, यहां से कुदा के मैं इसको यहां ले जाना चाहता हूं। ये n इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये n इज इक्वल्स टू 4 है, तो मैं n इज इक्वल्स टू 4 पे ले जाना चाहता हूं, n इज इक्वल्स टू 1 से। तो कैसे लेके जाऊंगा? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? n इज इक्वल्स टू 1 से कुदाकर n इज इक्वल्स टू 4 पे लेके जाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये बता। बोलो 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 सौम्या रानी। जितना इनका एनर्जी डिफरेंस है, की बोलची? जितना इनका एनर्जी डिफरेंस है। हाँ, पर निकाल के बताओ, निकाल के बता कितना आएगा एनर्जी डिफरेंस। दिस एनर्जी, दिस माइनस दिस करने पे कितना आता है ये बताओ। 12.75।
मैं तेरा नाम लेने ही वाला था यार। क्या था, कितना? 75। 12.75, बहुत बढ़िया, क्लासिक। 12.75 यहां से कुद्दी करके यहां पे ले जाने के लिए बोलो। 12.1। मेरे को याद नहीं है, तू बोल रहा है वो लिखता जा रहा हूं मैं, गलत बताएगा तो गलत ही लिख दूंगा। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ खेला है, समझे क्या? मतलब यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 4 पे ले जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, और n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 3 पे ले जाने के लिए मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए 12.1। तो अब तुमसे मैं कुछ भी पूछ लूं कि n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 7th या 8th पे ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, बता दोगे तुम लोग? बता दोगे ना? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व किया ना जब ये एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि यार एक फफूंद तो है। एक्चुअल में इन्होंने यहां पे एग्जैक्ट एक्साइटेशन एनर्जी देके, मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो देके, मान लो यहां पे एनर्जी दी और ठप्पा खा के यहां पे चली गई, यहां एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को और कूद के यहां चला गया। पर ये जब कूद के यहां पे गया तो बहुत कम टाइम के लिए वहां रहा, मतलब होना तो क्या चाहिए था, अपन ने एनर्जी दी, वहां चला गया बस, अब जीवन भर वहीं रहना चाहिए था, पर वो नहीं रहता, वापस वो उसके स्टेबल ऑर्बिट में ही आना चाहता है। तो जब मैंने एनर्जी यहां पे दी, यहां से कूद के यहां चला गया, परंतु यहां पे बहुत बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होल्ड हुआ, फिर वापस कूद के यहां पे आ गया, वापस कूद के उसी की जगह पे आ गया जहां पे वो आना था। और एक और करामात हुई इस जगह पे, ये शाना एक्चुअल में इसको क्या एकदम इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, और एकदम फिक्स्ड एनर्जी, कम ज्यादा दूंगा तो नहीं जाएगा। और जब ये वापस आता है, जब ये वापस आता है तो ये सीधा भी आ सकता है, ये रुक रुक के भी आ जाता है, कभी कभी, कभी इस पे आया फिर कूद गया, फिर कभी कभी ये यहां से यहां आ गया फिर कूद के यहां आ गया। ऐसे मूंडी आदमी है भाई ये, मतलब कोई ठिकाना नहीं है इसका, आते टाइम ये अपनी मर्जी से आएगा, इसको जिस ऑर्बिट में खेलना है उसमें खेलेगा पहले, फिर ये नीचे आता है। पर फाइनल डेस्टिनेशन इसकी यही है कि आएगा तो यहां पे जहां से इसको एक्साइटेड करके आपने भेजा था। तुमको बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ऑर्बिट्स है, एक चीज और नोटिस करने वाली चीज थी वैसे तो, यहां पे तुमने देखा तो यहां पे एनर्जी थी 13, फिर आई -1.24, फिर आई -1.4, फिर ये कम होती जा रही धीरे धीरे धीरे, है ना, ये कम होती जा रही है। अब डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस भी कम होता जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाली लाइन इससे थोड़ी दूर थी, फिर ये वाली इसकी तुलना में थोड़ी पास होगी, फिर इसके ऊपर वाली और थोड़ी पास होगी, फिर और थोड़ी पास होगी। मतलब रियलिटी में डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा कि अगर ये n इज इक्वल्स टू 1 है और ये n इज इक्वल्स टू 2 है, तो इन दोनों का जो गैप है उससे कम होगा n इज इक्वल्स टू 3 वाले का गैप, और फिर उससे और कम होगा n इज इक्वल्स टू 4 वाले का गैप, फिर उससे और कम होगा n इज इक्वल्स टू 3 वाले का गैप, 5 वाले का गैप। ऐसे चमक रहेगा तुमको डायग्राम। एनर्जी तो तुमने निकाली थी, प्लॉट करके देख लो, ऐसे ही बनेगा। पहले इसका, फिर उससे थोड़ा ज्यादा गैप, फिर कम गैप, फिर कम गैप, फिर कहते चुनना गैप, ऐसे कोलैप्स हो जाएगा ऑलमोस्ट। सही है। अब एक चीज मेरे को बताओ, इस ऑर्बिट की एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेरी बेजी घूम जाए और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दूं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दूं, तो क्या करेगा ये? इंफिनिटी पे चला जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे भैया हाईएस्ट एनर्जी 0 रहती है, तो 0 -13.5, तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई समझ पाएगा इसकी बात? बोला तो सही है इसमें। देखो सौम्या, तू समझा बच्चा? नहीं समझ में आया? एक्चुअल में इस ऑर्बिट की एनर्जी 13.6। अगर अपन एनर्जी डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाऊं, एनर्जी डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो कि था 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन 1/n का स्क्वायर, जो कि छोटा वाला -1/n का स्क्वायर बड़े वाले का, छोटा बड़ा ऐसे। इसमें जो बड़ा वाला ऑर्बिट है इसको इन्फिनिटी डाल एक बार के लिए, इन्फिनिटी तो डाल देगा तो ये निकल के आएगा कितना? इन्फिनिटी 0, ये 1 बच गया, इसकी वैल्यू 1 है तो ये पूरा 1, तो आंसर वापस आ जाएगा 13.6, ये निकल के आएगा। तो मैं ऐसे बोलूं कि n इज इक्वल टू 1 से
इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट जो है वहां पे मेरे को पहुंचाना है तो एग्जैक्ट इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 से 2 के बीच में वो एनर्जी डिफरेंस देना पड़ रहा था, 2 से 3 के बीच में वो एनर्जी डिफरेंस देना पड़ रहा था। ऐसे में यहां से लेके इन्फिनिटी, कहीं जाके n इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी होगा, वहां पे भेजूंगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को? इतनी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या? वो एटम से बाहर निकल गया। इन्फिनिटी का मतलब वो एटम से बाहर निकल गया। तो जब अपन किसी रिएक्शंस वगैरह कराते हैं तो अपन को कई बार एनर्जी देनी होती है, तो अपन बोलते हैं कि कोई भी एटम है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब इसको मेरे को मान लो +1 बनाना है ना, मेरे को मान लो +1 निकालना है, Cl- बनाना है मेरे को, क्लोरीन नेगेटिव। तो क्लोरीन माइनस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है क्लोरीन से। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लूंगा? तो देखूंगा उसके ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी उतनी एनर्जी मैं उसको दूंगा, उतनी एनर्जी में उसको दे दूंगा तो क्या करेगा? निकल जाएगा बाहर, Cl- बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। सॉरी, Na+ की बात करते हैं। Cl- एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। Na+ के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? उसके ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन नाच रहा होगा, उस मतलब घूम रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को मैं उसके ऑर्बिट में जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी लाके दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस, Na+। सही बोल रहा हूं ना अंजलि? ओ मेरी अंजलि, बोलो बेटा, आया समझ में? हाँ आया। तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। सब आ रहा है क्या तेरे को? हाँ, आज पूरा समझ में आ रहा है। आज का लेक्चर था ही थ्योरेटिकल, पेन चलाते समझ में आना बंद हो जाता है ना तुमको। दिक्कत तो ये है। चमका दोस्त, मेरे दोस्त अमन, अभिजीत, तेरे को समझ में आ रहा है ना? शाबाश। तो ये खेला है पूरा। और अपन ने क्या समझा अभी कि जब मैंने यहां से कैसे तैसे इसको कूदा के यहां पे पहुंचा तो दिया सर, पर जब ये आया तो कभी यहां, पहले यहां से यहां आया फिर नीचे चला गया, फिर यहां से आया फिर नीचे चला गया, फिर कभी यहां से यहां जाएगा फिर नीचे चला जाएगा, फिर कभी यहां से सीधा भी आ जाएगा। ऐसे कुछ भी आ सकता है आने टाइम। तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो ये क्या है? एक्चुअल में रास्ते हैं। तो अपन को आना तो उसको n = 1 पे ही है। तो कितने पाथ में से, मतलब n की वैल्यू, तो NCR ये क्या होता था? सेलेक्ट करने का तरीका। परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा गया गणित में? पढ़ा है किसी ने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन? तो n में से r का मतलब NCR, मतलब n में से r को सेलेक्ट करो, मतलब n चीजों में से r आने की संभावना ये गिनता है। ये क्या गिनता है? n में से r आने की संभावना, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। तो मेरे को निकालना है कि n की वैल्यू 5 है, यहां से आना है, तो NCR मतलब मैं क्या करूंगा बताओ? कैसे निकालूंगा? 5C1, बहुत बढ़िया, क्लासिक। चमका क्या तुमको? कैसे किया इसमें? आना उसको 1 पे 5 से, तो 5 से इन पांचों में से आना इसको 1 पे। ये तो कितने तरीकों से आ सकता है? वो NCR होंगे तरीके, है ना? n की वैल्यू 5 है तो 5C1 होंगे। ऐसे अगर मैं 2 की बोलता कि n की वैल्यू 2 है तब आना है, तो मैं क्या बोलता? 5C2, समझे क्या? 5C2 बोलता, ऐसे, है ना? तो R क्या है? जिस ऑर्बिट में आना, जो स्टेबल ऑर्बिट है, जिसमें वो आना चाहता है, वो वाला। और ये क्या है? वो एक्साइटेड स्टेट जहां से आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट जहां से आ रहा है। ये जब ऊपर लेके जाते हैं तो इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डी एक्साइट करना, डीएक्साइट, है ना? डीएक्साइट कर रहा है वो ऊपर से। चमका क्या तुमको? तो मैं कुछ भी बोल दूं कि n की वैल्यू 6 है, मतलब 6 है, n की वैल्यू 6 है और उसकी स्टेबल स्टेट जो है, ऑर्बिट जो है वो 2 है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 6C2। चमका क्या सबको? 6C2। अब दिक्कत ये है, 6C2 लिखना आता है कि नहीं आता तुमको? 6C2 को कैसे लिखते हैं? आता है। कैसे लिखते हैं बता? 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। देखो NCR जो है, NCR इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू इसमें से माइनस करते हुए जाए इतना फैक्टोरियल। ऐसे लिखते हैं क्या? इंटू r फैक्टोरियल। आर भी ऐड करना। मैं इसलिए तो रुका था। हां भाई, आता है ना ये सोल्व करना? परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त चैप्टर है, गणित में मजा आ जाता है उसको देख के, गूज बम्स आ जाते हैं कि यही तो पढ़ने के लिए पैदा हुआ हूं।
बाकी तो सारी गणित ही हाँ बेकार भैया, आपके सर से ही पढ़ा। है। मेरे सर से कौन से सर थे जी? आपके जीवी सर नहीं पढ़ा है। मैंने ये भी सर से सिर्फ लोग पढ़ा था भाई, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने जिन सर से पढ़ाया था वो तो शायद निपट गए अब। बहुत बुरा लगा यार सोच के, उनका तो इंतकाल हो गया भाई लोग। मैंने सोचा कि जिंदा हो गए इसकी टांग। चलो जी चलो, चमका क्या तुमको? अब एक्चुअल में सीन ऐसा होता है कि यार देखो, जब ये वापस गिर रहा होगा तो ये क्या रिलीज कर रहा होगा? रेडिएशन नहीं, लाइट। अरे जब इसको एनर्जी मिली तो ऊपर गया, और ऊपर से अभी नीचे आने के लिए एनर्जी छोड़नी तो पड़ेगी ना। उसको जिस ऑर्बिट में जाना उतनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। तो ये हर बार क्या करता है? लेमडा छोड़ेगा एनर्जी, मतलब लेमडा बोल रहा हूं, मतलब देखो एनर्जी इज बाय एच बाय लेमडा, या फिर बोल दो 1240 बटा लेमडा। तो ये लेमडा क्या है भैया? ये एनर्जी से तो एसोसिएटेड इनडायरेक्टली है या नहीं है? मैं क्या नाप सकता हूं? एनर्जी भी नाप सकता हूं, मैं लेमडा भी नाप सकता हूं। अपन क्या नापते हैं? लेमडा। क्या नापते हैं अपन? लेमडा, वेवलेंथ। वेवलेंथ नापते हैं। तो एक्चुअल में उनको पता कैसे चला होगा कि वो पहले यहां रुका, फिर यहां रुका, यहां रुका, फिर ऐसे 3-4 रास्ते लेके आ रहा है? उनको पता कैसे चला होगा? उन्होंने क्या नापा होगा? लेमडा। क्या नापा होगा साइंटिस्ट साहब ने हमारे? लेमडा। तो उन्होंने देखा कि जब यहां से यहां तक आया तो उसने भेजा होगा लेमडा 1, फिर यहां से यहां तक आया तो उसने भेजा लेमडा 2। तो उन्होंने कहा कि चलो लेमडा 1 लेमडा 2 दो अलग आ गए, आने तो इनडायरेक्टली एक ही चाहिए था। जब अपन ने बोला, पहले क्या सोच रहे अपन यहां से कूद के यहां गया तो यहां से सीधे यहां आना चाहिए था, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। लेमडा अलग अलग आए, लेमडा अलग अलग आए मतलब वो अलग अलग रास्तों पे कूदता हुआ आ रहा था। तो 2 लेमडा मिले, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं सिर्फ इधर वाले की। तो उन्होंने कहा लेमडा 1 लेमडा 2 है ना, ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? तो उन्होंने ऐसे निकाला कि एनर्जी उनको पता थी। उन्होंने बोला 1240 बटा लेमडा कर दो, लेमडा 1 फिर 1240 अपॉन लेमडा 2, ऐसे करके लेमडा निकाले उन्होंने। उनको पता चल गया क्या कि ये एनर्जी डिफरेंस निकाला होगा इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले को किसके बराबर क्या होगा? उन्होंने 1240 बटा लेमडा, 1240 बटा लेमडा। क्या ये तुमको पता था? हाँ, ये तो पता ही है ना, किस एक्साइटेड स्टेट से किस एक्साइटेड में आ रहा है, ये तो पता है ही। तो उन्होंने लेमडा मेजर करके देखा, उनको ये पता था कि उसको आना तो आखिर में 1 पे ही है, पर और ये एक्चुअली 1240 से क्यों इक्वेट किया? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इक्वेट किया जा सकता है। समझ में आती है ना इतनी बात? तो तुमको अमन बुझे, समझा तेरे को? बहुत बढ़िया। तो ऐसे अलग अलग लेमडा ये निकालता है। क्या निकालता है? अलग अलग लेमडा। अब मेरे से अगर लेमडा निकालने को बोलेगा वो इन फ्यूचर, तो मेरे को ये पता है कि सर ठीक है आपने बोला एनर्जी, तो एनर्जी मैं ऐसे बोलता हूं कि n = 3 से n = 4 पे गया, उल्टा लेते हैं, 4 से 3 पे आया, क्योंकि लेमडा कब छोड़ेगा? वो जब वो गिर रहा होगा। जाएगा जब तो अपन को देना पड़ेगा लेमडा, और जब अपन लेमडा दे रहे तो अपन को पता ही होगा ना कितना लेमडा दिया होगा। अक्की इसको साइलेंट कर दे यार, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि n = 4 से n = 3 पे आया इलेक्ट्रॉन, n = 4 से n = 3 पे आ गया ऐसे जंप करके, तो इसने क्या इसकी वेवलेंथ बता सकता है तू? चलो यही क्वेश्चन है, फाइंड लेमडा, फाइंड लेमडा, फाइंड लेमडा। लेमडा फाइंड करना है, लेमडा। कच 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 कच। जल्दी से लेमडा कर दो फाइनल। कल क्लास होगी कि नहीं होगी मैं 12 बजे तक बता दूंगा। अगर मेरे को लगा कि मेरे को रेस्ट की जरूरत नहीं है तो मैं आ जाऊंगा पढ़ाने। वैसे कायदे से तो मेरे को आना चाहिए कल पढ़ाने, पर यार तुम समझो मैं कम से कम 20 दिन से लगातार या तो क्लासेस ले रहा हूं या मैं कुछ और काम कर रहा हूं, मैंने छुट्टी ली नहीं है। मेरे घर वाले मेरी शक्ल नहीं पहचानते, अब वो बोलते ही हमारा बेटा है ही नहीं। पहले और काला था, ये गोरा पता नहीं कैसे हो गया एसी में रह के। हालांकि मैं घर पे भी एसी में रहता हूं, पर फिर भी ठीक है। घर पे क्या रेप टेप पड़ते रहते तो कालापन झलकता है। अभी भी काला हूं मैं? तेरी तो हो, इसका एड्रेस लिया मैं। अरे अभी तो कल परसों दूचा था, मेरे पापा ने लपक गया। मेरे फौजी मेरी गुत्ती पकड़ के टांगों में फंसा कर घोसे घोसे मारते हैं भाई। वो क्या एक्चुअल में मैं बाहर बैठा था ऐसे, बालकनी समझते क्या? बालकनी, झरोका बोलते हैं हमारे उधर।
जरा को बेटा तो एक आंटी जा रही थी, मेरे पापा देख रहे थे उनको, तो मैंने कहा ये पापा, तो बस उसके बाद पापा ने कहा बेटा अंदर आ और अंदर आके मेरी गधेड़ी बना दी उन्होंने। फिर मेरे को पता चला अच्छा इसे नहीं बोलना होता। एक दिन मेरी दादी को भी बोला था मैंने ऐसे, मैंने कहा जीजी खटी बस उसके बाद मेरे चाचा लेके गए मेरे को अंदर। तो होता है ऐसा, तो कई बार होता है। तो क्या कॉलेज से निकलने के बाद में सुधरा ही नहीं यार, बिगड़ा ही रह गया। चलो देखो, मेरे को पता है कि भाई साहब यहां से यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ना वो होगा 878.2। बहुत बढ़िया, शायद सही होगा तेरा। जेड की वैल्यू 1 मान रहे हैं अपन, और एन की वैल्यू 1 अपॉन छोटा वाला 3 है, -1 अपॉन बड़ा वाला 4 है। इनका स्क्वायर भी होगा, इसको ब्रैकेट लगा दूंगा और इसको लिखूंगा 12 40 बटा लेमडा, और ये लेमडा ही मेरे को फाइंड करना है। ऐसे ही क्या तुम सबने, ऐसे ही किया ना, सटाक जबरदस्त, मौजा आ गया मौजा। इससे लेमडा निकल के आ जाएगी, और लेमडा क्या निकल के आई है तुम लोग मेरे को बताओगे, कितनी आई है लेमडा? 1.8 into 10 to the power minus 6। 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -6। क्या इस बालक ने ये सही दिया है? इसका आंसर आ रहा होगा नैनोमीटर में, अगर तूने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे मैंने बोला है। हाँ भाई जेई में इसका पीआई क्यों है सर? हाँ अरे ये तो अभी बनाया मैंने यार, नींद में बनाया है। तो होंगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत लल्लू क्वेश्चन आते हैं, अपन तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ मेरे आंसर याद आ गया, आंसर देख याद आ गया। ये आंसर तू, ये आंसर रटता है तू, ये आंसर रटता है। ये बेटा अभी रुक जा, तेरे पाऊजी को फोन लगाता हूं मैं। चमका क्या सबको? ये लल्लू क्वेश्चन है ना, क्या ही है भाई जीवन में तुमसे लेमडा पूछेगा बता देना। कई बार ऐसे पूछते हैं कि लेमडा मिनिमम बताओ, चलो ठीक है। मेरे को ये पता है कि सर एनर्जी इज व्हाट एससी बाय लेमडा, या बोल दो 12 40 बटा लेमडा, बात तो बराबर ही है। इसमें बस वैल्यू डाली हुई है, ये इन नैनोमीटर है। अगर एनर्जी मैं ऐसे लिखूं कि चलो ये वाली चीज कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा लेमडा। तो अगर मेरे को लेमडा मिनिमम बोलता है तो एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम बोलता है तो लेमडा मिनिमम होना चाहिए, वाइस वर्सा। अरे चमका, तुमको क्या बोला मैंने? सही बात है ना। अगर मेरे को वो बोल दे कि चल ठीक है मुन्ना, अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है तो मेरे से बोलेगा लेमडा मिनिमम निकाल, और कभी कभी मेरे से बोल देगा लेमडा मैक्सिमम निकाल। क्या तू निकाल सकता है ऐसे? क्या ये दोनों तुम निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला वही लगने वाला है वापस से, क्या कि 13.6 इंटू जेड तो 1 है, तो मैं इसको सिंपल लिखूंगा 1 अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब मेरे को अगर लेमडा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम करनी होगी, और एनर्जी मैक्सिमम करने के लिए मेरे को सबसे बाहर वाले एक्साइटेड फेंकना पड़ेगा। एनर्जी डिफरेंस तो जब भी बढ़ेगा ना, एनर्जी डिफरेंस तो जब भी बढ़ेगा जब बहुत दूर वाले को बहुत नीचे वाले से घटाऊंगा, तभी तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा, है कि नहीं है? तो मेरे को पता चल गया अगर मेरे को लेमडा मिनिमम करनी है और एनर्जी मैक्सिमम करनी है तो एनर्जी लेमडा मिनिमम अर्थात एनर्जी मैक्सिमम अर्थात n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। सही बोल रहा हूं ना दोस्त? अरे बोलो, बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे को बोले लेमडा मैक्सिमम अर्थात ई मिनिमम होना चाहिए भाई साहब, और ई मिनिमम होने के लिए n इज जस्ट बिफोर जहां से वो कूदना चाहता है। मतलब कि अगर वो n इज इक्वल्स टू 1 पर है तो n इज इक्वल्स टू 2 लिखूंगा, लेकिन यहां से यहां तक कूदाने वाला है तो मिनिमम रहेगा यार। समझ रहे हो क्या तुम लोग? है ना? ऐसे ही अगर n इज इक्वल्स टू 2 है और यहां पे n इज इक्वल्स टू 3 है, मैं बोला 2 पे आने के लिए मिनिमम, तो 2 पे आने के लिए मिनिमम तो n की वैल्यू 3 डालूंगा और n की वैल्यू 2 डालूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? मुंडी हिलती रहनी चाहिए ना, तोड़ दी जाएगी। बहुत बढ़िया। ये मुंडी हिलाने के लिए है भाई, मुंडी नहीं हिलेगी तो क्या मतलब है? सबने उतार लिया सब कुछ? पहली बार बोला होगा मैंने कि सबने उतार लिया। चलो जी, इसके बाद ये कि कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट याद होना चाहिए तुमको, बस याद होना चाहिए, बाकी तो कोई तर्क है नहीं इसका। कैसे याद करना है ये कुछ नहीं, एक्चुअल में अपन जो अभी देख रहे थे एनर्जी का डिफरेंस वो आ रहा था 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। तो इसमें ये जो थी ये एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में? hc बाई लेमडा होती है, 13.6 जेड स्क्वायर ये फलाना डिंगड़ा ऐसे होती है। तो इन्होंने क्या करा, एससी को नीचे लेके आ गए, तो 13.6 अपॉन
HC भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो ये पूरी बसड़बाजी मिलके क्या बनती है? R। इसको R बोलते हैं और इसका नाम होता है क्या? रेबर्ग कांस्टेंट। चमका क्या तुमको? अमन बहुत मस्ती कर रहा है तू, आज ही मॉडर्न फिजिक्स पूरी कर दूंगा। तेरे पे ऐसी एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी डालूंगा कि तू स्पेस में चला जाएगा परमानेंट जंप करके, और तू स्टेट वहां से वापस आएगा भी नहीं वापस अर्थ पे। काहे? क्योंकि तू वहीं निपट जाएगा। सही है जनता, सबका फंडा क्लियर? शोबोश। अब एक और बढ़िया सा टॉपिक फिर ये एंड हो जाएगा। ये तुमको दिख रहा है क्या सब कुछ? ए यार ये तो ज्यादा ही भयंकर हो गया काम। मेरे को तो नाम भी नहीं पता, इसमें से टीपे वगैरह कैसे पढ़ाऊंगा? भैया ये तो दिख रहा है पर अब आप नहीं दिख रहे हो। मैं तो सुंदर ही इतना हूं कि दिखूंगा क्यों? यहाँ ये पहले तो कोई नहीं, मेरे को देख के क्या ही करना है, इसको देखते हैं, है ना? देखो एक्चुअल में कहीं से भी कूद के अगर वो बॉटम पे आ रहा है n इज टू 1 पर, कहीं से भी कूद कर n इज टू 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे हो, वहां से कूद कर अगर वो 1 पे आता है, वहां से कूद के अगर वो 1 पे आता है, तो उस वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं अपन? ये लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? लाइमन सीरीज। याद रखना पड़ेगा तुमको भैया, ये तो कुछ चीजें तो मॉडर्न फिजिक्स में है जो रटनी है, चैप्टर ही बदनाम रटने की वजह से, पर ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत ही है रटने का। समझे क्या? अगर n इज इक्वल टू 1 पे कूद के आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन लाइमीज सीरीज, और अगर कहीं से भी कूद के 2 पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। उसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। एक्चुअल में ये जो लाइमन सीरीज होती है ना, जो ये कूद रहा है, तो एक्चुअल में ये क्या करता है? यूवी लाइट जो लैम्डा इसका, वो किसके बराबर होता है? यूवी लाइट का। जिसकी वेवलेंथ होती है वो किससे रिलेट करती है? यूवी से, अल्ट्रावायलेट, इससे। और जो ये बाल्मेर जो भी नाम है इसका, दांत लेगा, वो बाल्मेर सीरीज जो है, इसका क्या होता है? विजिबल रीजन। जो अपन लाइट देखते हैं विबग्योर वाली, वो वाली रीजन वाली लाइट होती है। ये कहां से? किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n इज इक्वल टू 2 पे कूदा तो वो कौन सा है? बाल्मेर सीरीज। क्या है वो? बाल्मेर सीरीज। ऐसे सिमिलरली अगर तीसरे पे कूद रहा तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पास्कन सीरीज, जो भी है भाई, मैं तो नहीं पढ़ पाता ज्यादा, क्षमा चाहता हूं। मैं शब्द पढ़ के समझ जाता हूं कि क्या बोल रहा है, पर मैं थोड़ा तोतला हूं, बचपन से ही तोतला हूं। मेरे पापा तो तोतले नहीं है, मैं ही तोतला हूं, पता नहीं क्यों तोतला हूं, पर हूं। ऐसे ही ये ब्रैकेट सीरीज होती है, कहां? n इज इक्वल्स टू 4 पे जब कूदता है, n इज इक्वल्स टू 4 पे कूदता है तो ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। ऐसे पीफंड सीरीज होती है जो कि n इज इक्वल्स टू 5 पे कूदती है, वैसे 5 तक याद रखना है ना? लामीज, बाल्मर, पेचन, जो भी नाम है इसका, ब्रैकेट, और उसके बाद पीफंड। सही है? इतने खतरनाक शब्द बोले मैंने, मेरी जुबान में गिटार लग गई है। आगे के शब्द नहीं बोल पाऊंगा मैं। चलो जी, वैसे टॉपिक एंड हो गया, क्लास भी एंड होने वाली है। अपन ने 2 बार रीस्टार्ट कर ली है क्लास। टाइम क्या हो रहा है कि 5:50, तो मतलब क्लास का एंड आ गया ना अपना। बहुत बढ़िया, अपन ने पढ़ भी लिया पूरा। ये आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर क्लास एंड हो जाए ना तो रिजॉइन तो कर ही लेना, है ना? रिजॉइन तो कर ही लेना ताकि तुमका इसका QR मिले। चलो कर ही लो, रिजॉइन कर लो एक फटाफट, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी तो कोई लोड नहीं है, फटाक से कर लो। वैसे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। और अमन मेरे दोस्त कैसा है बाबू? फिर तेरे को चनूने काटने शुरू हो गए।
वो बैकग्राउंड चेंज करना सीखा है भाई आज नया नया वो लड़का, तो वो पूरे इंडिया घूम लिया उसने कि ठीक है आईआईटी के बाद तो खरीद लूंगा, अभी घूम लेता हूँ। जगह देख रहा है तो कौन कौन सी खरीदनी तेरे को, अलग शौक है भाई तुम लोगों के। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी मैंने बता तो दिया था, जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब उसको एटम से बाहर निकाल देना है मेरे को, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं भाई साहब अपन, आयनाइजेशन एनर्जी। चमका सबको, है ना, अपन ने बता दिया था। ऐसे पोटेंशियली बोलते हैं, वैसे इस पोटेंशियल का कोई मीनिंग बनता नहीं है, पर फिर भी ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे निकल के। तो क्या एनर्जी लिख रहा था मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो वोल्ट बचता है सिर्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दोगे तो वोल्ट, ये पोटेंशियल एक्चुअल में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कोई लोड नहीं है, तुमसे बोले कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालो तो क्या निकालोगे, एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेगा तो ई की वैल्यू से इंटू कर दो, 1.6 इंटू 10⁻19 से इंटू कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। तो तुमसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछे या आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, मेरे साथ तुम दोनों निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। चैप्टर समाप्त, चैप्टर समाप्त नहीं मतलब ये समाप्त, अब एटॉमिक कोलिजन वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए, वो कराऊंगा तो मैं ही, खैर, पर अभी तुम उसको एज अ होमवर्क लेके जाओ, घर पे फाइट मारना। 99% मेरे को विश्वास है कि तुम कर लोगे, क्योंकि मैंने शायद आज डिटेलिंग अच्छी दी है क्वेश्चंस में, मतलब पढ़ाने में, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो फिर देखते हैं हमने आज कहां से पढ़ाया था, हमने डी ब्रॉगली से पढ़ाया था। ये लेमडा मैक्सिमम मिनिमम सब बता दिया मैंने ना। ये क्वेश्चंस है, मेरे को शायद 25 तक देने थे तुमको, 7 क्वेश्चन पहले करा लेते, बाकी 25 तक आज तुमको होमवर्क दूंगा मैं। 24, 25 चलो एक्सपोर्ट, पूरे क्वेश्चन करके आना, कल पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाने का भले कितना इंगेजिंग हो जाए, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो पढ़ाना व्यर्थ है। हिंदी देख रहा क्यों मेरी, तो ज्ञान के साथ मेरी जुबान भी सुधर रही है। मेरे माँ बाप नहीं सुधार पाए, पर पढ़ाई ने सुधारा है। इसका सारा क्रेडिट जाता है तुम लोगों को। कभी मेरी क्लास में गाली निकलेगी, वो भी जाता है क्रेडिट तुम लोगों को। हालांकि मैं गाली बकता नहीं हूं, पता नहीं फिर भी क्यों लोग बाग ऐसा बोलते हैं कि मैं गाली आता हूं लोगों को। स्कैन कर लो इसको शटैक से, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी स्कैन करना है वो करो, जो भी टोटका तुम करते हो कर लो। हो गया, बढ़िया। चलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी तो एंड है, होमवर्क कर लेना, बाकी कल मैं सारा कराऊंगा, कोई लोड नहीं है कि क्वेश्चन दोबारा कराने वाला हूं मैं। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो सबने ही कर लिया होगा तो शायद नहीं भी कराऊं, बट आई होप कि मैं